हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी जेई का प्रिपरेशन, या फिर शॉर्ट में बोलो जेएसएससी जेई, जो 2022 में फॉर्म निकला है। 1200 प्लस वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूँ 1000 प्लस वैकेंसी तो सिर्फ सिविल का है, देन आपका 81 के आसपास मैकेनिकल का है, एंड देन इलेक्ट्रिकल का भी कुछ वैकेंसी है 50 के आसपास, एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी 11 सीट है। तो काफ़ी बड़ा वैकेंसी। एक स्टेट का अगर मैं बात करूँ ना, स्टेट लेवल में इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं देखा जाता है। और अगर मैं झारखंड में बात करूँ तो झारखंड में इससे ज़्यादा वैकेंसी बड़ा नहीं देखने को मिला है, खासकर सिविल के लिए। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो और फॉर्म को अप्लाई कर दिए हो, या फिर आप डिप्लोमा किए हो या फिर बीटेक, क्योंकि दोनों अप्लाई कर सकता है, तो 100% इसका आपको प्रिपरेशन दम लगा के करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए डू और डाई। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो लाइफ नहीं, ये नहीं तो जॉब नहीं, अगर ये नहीं तो मेरा शादी नहीं। समझ रहे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो सिलेबस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी अच्छा पूछा जाता क्वेश्चन वगैरह भी। प्रीवियस का मैं पेपर देख के आया हूं तो उतना टफ पूछा नहीं जाता है। तो अगर आप सही तरह से प्रिपरेशन करते हो, सही प्लेटफॉर्म से और सही कंटेंट को ध्यान रखते हुए अगर प्रिपरेशन करते हो, तो 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बिकॉज आप मैं अगर कंपेयर करूँ एसएससी जेई में, तो पूरा एसएससी जेई के सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो एसएससी जेई में कभी 700, 800, 1000 के आसपास सीट रहता है पूरा की ऑल ओवर इंडिया में। यानी कि सोचो सारे स्टेट उसके लिए कंपटीशन में फाइट करता है। लेकिन सिर्फ एक स्टेट का मैं बात करूं झारखंड में, यहाँ पे सिर्फ आपको 1200 प्लस वैकेंसी है। मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन से भी बड़ा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा आप लोग के लिए एक बड़ा चांस है। तो इस चांस को आप लोग को कन्वर्ट करना है जॉब लेके, राइट। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा, बेसिक इंजीनियरिंग, और वो सभी ब्रांच के लिए आपका वैलिड होगा। आप किसी भी ब्रांच से अगर बिलोंग करते हो तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपका बेसिक इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों से क्वेश्चन रहेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर हो, तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल और सिविल से पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो मैकेनिकल और सिविल से पूछा जाएगा, अगर आप सिविल से हो तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 80 नंबर का क्वेश्चन है। वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये चीज बोल लो कि काफी टफ नहीं पूछेगा, एकदम ऊपर ऊपर का पूछेगा, एकदम हल्का हल्का आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंजीनियरिंग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम है उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एजेई, गेट एंड पीएससी एग्जाम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 ईयर प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ। गेट रैंक में 2 टाइम क्वालिफाई कर चुका हूं विद ऑल इंडिया रैंक 500। इसके अलावा मैं बात करूं मेंटरशिप दे चुका हूं 40,000 प्लस बच्चों का। तो ये कुछ मेरा क्रेडेंशियल है जो आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं ओवरव्यू। थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो बच्चा को नहीं पता है तो थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता देता हूँ हर वो चीज़। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या रजिस्ट्रेशन जो है 7 फरवरी का स्टार्ट था, एंड एंड का अगर बात करें तो 6 मार्च तक था। शायद इसको एक्सटेंड भी किया गया था, तो अभी तक आप लोग अप्लाई कर दिए होंगे, राइट। इसके बाद करते हैं सैलरी कितना मिलेगा। बेसिक जो आपका है बेसिक पे वो 35,400। तो अगर आपको एक वीडियो में बनाया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, कंपेरिजन बिटवीन एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई, ठीक है, रेलवे जेई एंड आपका एसएससी जेई। तो तीनों में यही सैलरी है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई और झारखंड जेई, तीनों में बेसिक पे आपका 35,400 के आसपास ही है, एंड एक्सेस जाता है 1 लाख के ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेवल 6 का पेमेंट के बेसिस पे आपको सैलरी मिलने वाला है। वैकेंसी का बात करें तो आप देखो यहाँ पे 1290, यानी कि समझ रहे हो ना, 1289, काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए भाई, मिनिमम अगर आप डिप्लोमा किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आप बीटेक भी किए हो, बीई भी किए हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बीटेक और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट इसको अप्लाई आराम से कर सकता है ना। और कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसमें 2 पेपर पूछा जाएगा, एक पेपर 1 होने वाला है, एक पेपर 2 होने वाला है। CBT 1 CBT 2 बोल लो, या फिर पेपर 1 पेपर 2 बोल लो। पेपर 1 में 2 आपको चीज़ पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग, यही बड़ा आपका फंडा है, या फिर बोल सकते हो टफ है, क्योंकि भले बेसिक ऊपर ऊपर पूछा जाएगा, लेकिन जो बच्चा मैकेनिकल से है उसको सिविल और इलेक्ट्रिकल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से कर लोगे ना, तो आपके लिए एग्जाम 100% निकल जाएगा, जो कि 80 नंबर का रहने वाला है। एंड जनरल नॉलेज कुछ पूछा जाएगा जो कि झारखंड से रिलेटेड रहेगा, करंट अफेयर वगैरह रहने वाला है, तो यहाँ से आपको 40, स्टैटिक जीके वगैरह रहेगा तो 40 पूछा जाएगा। तो 120 क्वेश्चन रहने वाला है, एंड पर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, यानी कि टोटल आपका 360 मार्क का रहने वाला CBT 1, यानी कि बोल सकते हो पेपर 1। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा। मतलब 2 घंटा में यानी 120 मिनट में आपको बनाना है 120 क्वेश्चन।
120 मतलब 120 मिनट में 120 क्वेश्चन, मतलब पर एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हो तो आपको 3 मार्क मिलने वाला है। और जहां से सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि आपका क्या है, आपका जनरल इंजीनियरिंग, यानी कि यहां से आपको सिविल से भी क्वेश्चन रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको मैकेनिकल से भी क्वेश्चन रहने वाला है। और ये किसी भी ब्रांच को देना पड़ेगा, सभी ब्रांच के लिए आपका इक्विवेलेंट है, पेपर 1 सबको देना है, आप किसी भी ब्रांच से अगर बिलोंग करते हो तो, ठीक है। एंड देन आ जाता पेपर 2। पेपर 2 जिस ब्रांच का जो रहेगा उसी रिस्पेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहने वाला है, सिविल से हो तो सिविल से क्वेश्चन रहेगा, और अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 120 आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 2 घंटा का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, किसमें कितना निकला है। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सिविल के लिए मिला है, ठीक है, सिविल के लिए 1151, समझ रहे हो ना, 1150 से ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिला सिर्फ सिविल को। तो सिविल को मेरा तो ये मानना है कि सिविल के लेकर जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग से किया पढ़ाई, चाहे डिप्लोमा या बीटेक हो, अगर इसको तैयारी नहीं कर रहा ना तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको तैयारी करना स्टार्ट करो, अगर नहीं की हो अभी भी तो टाइम है, आप अच्छी तरह से पढ़ो। मैं एवरी 10, और मैं पहले बता देता हूँ, मैं फ्री कंटेंट लाऊंगा टोटल चीज़। मैं अगर बात करूँगा बेसिक इंजीनियरिंग, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वाइज, मैंने कि ब्रांच वाइज जो भी मैं पढ़ाऊंगा सारा का सारा फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको सारा कुछ फ्री कंटेंट में मिलने वाला, कुछ भी पेड नहीं। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी बड़ा बड़ा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लूँगा वहाँ से मत पढ़ना, चाहे बेसिक इंजीनियरिंग का बात करें या फिर बात करें ब्रांच वाइज। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, देखो अब मेरा देखो ना देखो, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोग का आदत क्या है, 4, 5, 10, 15 आपको फ्री में पढ़ाएगा, देन आपको बोलेगा क्या कि आप लोग कोर्स लो, पेड कोर्स लो। अगर आप पेड कोर्स नहीं लोगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। होता क्या, बच्चा वहाँ 3-4 महीना फंस जाता है, उस टीचर का कंटेंट देखता है, आपका रिवीजन करने लगता है, नोट्स प्रिपेयर करने लगता है, और जब 3-4 मंथ के बाद आपको बोलेगा कि पेड कोर्स लो तो आपको मजबूरन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लैप्स कर गया, 3-4 मंथ आपका बर्बाद हो चुका है। अब दूसरा किसी टीचर के पास जा भी नहीं सकते हो। तो उस जगह बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग को बोलने का जरूरत नहीं, आप लोग को सबको जो है आज के टाइम पे यूट्यूब का कीड़ा है, तो सबको पता है किस किस प्लेटफॉर्म का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे दूर ही रहना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल है जो पढ़ा रहा है कम कॉस्ट में या फिर फ्री में, आप वहाँ से पढ़ो, आपके लिए वो बेस्ट होने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो मेरा कंटेंट भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। और मैकेनिकल से ब्रांच से मैं हूँ, तो मैकेनिकल बंदा के लिए तो 100% यूजफुल होगा, श्योर शॉर्ट। चलिए, और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो सिविल का फैकल्टी, इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी लाके मैं आपको करा दूंगा, कौन, जो ब्रांच वाला प्रिपरेशन है, ठीक है। तो सिविल का 1151 मिल गया। सेकंड में आपका निकला मैकेनिकल का 81 वैकेंसी निकला है। देन इलेक्ट्रिकल का 46 निकला है, एंड एग्रीकल्चर में भी निकला है 11 वैकेंसी। टोटल आपका कितना है, मैंने जैसे कहा 1289, ठीक है, 1289। तो अब हम लोग ये जानने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट में पूछा गया है। आपको डिपार्टमेंट कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, जेई अगर आप लगते हो, जेई आप बन जाते हो, जूनियर इंजीनियर बन जाते हो झारखंड में, तो आपको कहाँ पे मिलने वाला, किस डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है ये आपका है अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसमें तीनों के लिए पोस्ट निकला है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे निकला है, ठीक है, सिविल के लिए भी निकला है, और आपका मैकेनिकल। ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको किसको, सिविल को। 188 आपको निकला सिविल का, इलेक्ट्रिकल का 46 और मैकेनिकल का 51, राइट। कहाँ पे, मैं यहीं पे देख लो, मैकेनिकल का अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा और एक जगह निकला 30, तो दोनों मिला के 81 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सिविल का ज्यादा है। देन अगर बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यहाँ पे सिर्फ एक ही, किसका भाई, ना सिविल का, इसीलिए तो सिविल रॉक कर रहा है, 1000+ वैकेंसी है। 171 वैकेंसी निकला है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। आगे बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट हो गया, थर्ड डिपार्टमेंट का बात करते हैं। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। यहाँ से भी सबसे ज्यादा 400 वैकेंसी सिविल का, लेकिन अब मैकेनिकल थोड़ा जगह बनाया है 30 का, तो यहाँ पे यही दो, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेस, एंड पहला जो था डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड आपका डिपार्टमेंट अर्बन। इन दोनों जगह में आपको मैकेनिकल का देखने को मिलेगा, सिविल तो हर जगह छाया हुआ है। थर्ड नंबर देख लिए, फोर्थ जो आपका डिपार्टमेंट है ये आपका रोड कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका सिविल के लिए, यहाँ भी आपको अप्रोक्स 400 के आसपास 392 वैकेंसी देखने को मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग का, बीटेक डिप्लोमा कोई भी, राइट। और लास्टली अगर बात करेंगे तो 11 पोस्ट निकला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में आपको मिलने वाला है। अजय जेई बनोगे आप, एग्रीकल्चर का 11 सीट है। तो ये कुछ वैकेंसी, इन सभी को मिला के आपका हो जाता कितना, 1289 वैकेंसी, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे पढ़ना, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल इंजीनियरिंग।
यानी पेपर 1 का हम लोग बात कर रहे हैं, और ये कॉमन रहेगा फॉर ऑल ब्रांचेज। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर से हो तो सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिविल। क्या स्टार्ट करेंगे? सिविल। देखो यहाँ पे अगर सिलेबस में यहाँ दिखा देता हूँ, ये दोनों जो है ये सिविल का है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है और ये आपका मैकेनिकल का है। ठीक है, ये किसका है? आपका मैकेनिकल का है, ये आपका इलेक्ट्रिकल का है और ये आपका सिविल का है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आपका सिविल इंजीनियरिंग दोनों पार्ट 1, 2 बी में है। ठीक है, एंड आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी रखा गया, इसको सी रखा पार्ट, लेकिन तीनों आपको पूछा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग में, हर ब्रांच को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग यानी कि पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो मेरा चैप्टर रहेगा डिस्कस करने वाले हैं अभी, बिल्डिंग मटेरियल। क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे? बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज कंप्लीट नहीं होगा, 1-2 क्लास जितना चलेगा, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिल्डिंग मटेरियल। समझ आया कि नहीं? इसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे, जिस तरह आपका सिलेबस है, सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ओवरव्यू करेंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ेंगे भी नहीं। और मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख चुका हूँ, अभी मैं बनवा रहा हूँ। जब बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना पार्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा गया और मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद 2-3 क्लास हो जाएगा, दिन में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं पढ़ाया हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस ईयर का पेपर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा का पूरा छाप दे। हाँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन आ सकता है, बट बहुत सारा न्यू क्वेश्चन है। तो बिल्डिंग मटेरियल जितना मैं पढ़ाऊंगा उस बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे टॉपिक जैसे एस्टिमेशन, और फिर इसका क्वेश्चन लाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ाऊंगा, और इस तरह हम लोग चलेंगे। राइट, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, बिल्डिंग मटेरियल। और मैं पहले बता देता हूं कि अगर ये बच्चा सिविल का है तो सिविल को पढ़ना ही पढ़ना। आप बोलेंगे सर हम डायरेक्ट जो है, जो मेन पेपर है, पेपर 2 का हम लोग अगर सिविल पढ़ेंगे तो यहाँ क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। वहाँ तो आपको डेप्थ पढ़ना। हाँ, अगर आप डेप्थ वाला पढ़ ले तो पेपर 2 का सिविल वाला बच्चा, तब तो उसके लिए ईजी रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी इसको पढ़िएगा तो आपको पेपर 1 को कैसे क्वालिफाई करना, कम पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। एंड बाकी मैकेनिकल को भी ये पढ़ना सिविल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग मटेरियल, हर वो चीज़ पढ़ना है। ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, ये मैं बता देता हूँ एक बार, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, हर वो चीज़ मैं बताते चलूँगा, तो आपको किसी को जो है टेंशन नहीं लेना। और हाँ, अगर पहला क्लास है तो आप लोग कमेंट करना क्लास कैसा लगा, पहली बात। दूसरी बात, लिखा हुआ चीज़ सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही प्यार से लिखे हैं, एकदम समझा के लिखे, टाइम ना लगे इसलिए मैं नोट डाउन किया हूँ। राइट, तो आप लोग को मैं समझाऊंगा और हम लोग क्लास को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले बिल्डिंग मटेरियल। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपको पढ़ना क्या है, सीमेंट के बारे में। क्या पढ़ना आपको? सीमेंट के बारे में। क्या होता है सर सीमेंट? सीमेंट एक तरह से मेरा होता है बाइंडिंग एलिमेंट, या फिर बोल सकते हो बाइंडिंग मटेरियल होता है। सर क्या होता है बाइंडिंग मटेरियल? बाइंडिंग मटेरियल मतलब किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए। जैसे फेविकॉल होता है ना, गम होता है ना, ये सभी क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को जॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम जो सीमेंट होता है एक मेरा बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो कि जॉइंट करने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। इसके बाद अगर मेरा बाइंडिंग मटेरियल है तो 2 चीज़ को जोड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे जोड़ने का बात आया तो ये 2 चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। क्या? एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडेसिव। अब सर ये क्या होता है कोहेसिव और एडेसिव? अगर मैं बात करूंगा कोहेसिव का, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कोहेसिव है तो अगर मान लो ए और ए है, मतलब ए कोई मॉलिक्यूल्स है और ए कोई मॉलिक्यूल्स है, तो अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उसको कोहेसिव कहा जाता है, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो आपका एडिसिव कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूंगा सीमेंट को क्यों यूज करते हैं, कॉन्क्रीट रहेगा वहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा सैंड वगैरह रहेगा, ये सभी को मिला के वो करता है। तो भाई कॉन्क्रीट अलग का है, सैंड अलग एलिमेंट है, अलग मॉलिक्यूल्स है, और सीमेंट अलग है। तो यहाँ पे सीमेंट को भी जोड़ना है और सीमेंट और बालू को भी जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडेसिव और कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब जाके वो जॉइंट करके सीमेंट का एक तरह से क्या बनाएगा, लेयर बनाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल समझो, जैसे ये मेरा पानी का एक ग्लास है, पानी का ग्लास, और यहाँ पे मान लो ये सब क्या है, पानी का ड्रॉपलेट है, पानी का ड्रॉपलेट है। जब इस पानी का ग्लास से पानी को आप बाहर निकाल लेते हो, क्या करते हो, पानी खाली कर देते हो। तो जब मैं इसको खाली कर दूंगा, ठीक है, खाली कर दूंगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो फिर भी आप देखोगे कि थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट जो है वो ग्लास के चारों तरफ चिपका रहता है, बाहर में। आप देखोगे ना, बाहर में थोड़ा चिपका रहता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो इधर ग्लास का मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लास का मॉलिक्यूल्स है, और इधर मेरा किसका है, H2O का मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडेसिव। क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग एडेसिव कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये भी मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेरा कोहेसिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव।
तो कोहेसिव मीन्स सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ये भी ए है, ए नाम देते हैं तो ए है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे मेरा ग्लास मॉलिक्यूल को ए बोल देंगे और वाटर मॉलिक्यूल अगर बी बोल देंगे तो ए ओ बी, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल फॉर्मूला अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। ग्लास कोई अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है, लेकिन उन दोनों के बीच में तो चिपका हुआ ना ग्लास में, तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये मेरा कहलाता है कोहेसिव एडेसिव। तो अगर मैं बात करूँ सीमेंट में, तो कोहेसिव एडेसिव दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो सिंपल हो गया। अच्छा, और चीज़ें कुछ सीमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, भाई देखो जो सीमेंट होता है वो सेकेंड यूज होने वाला है, मोस्ट यूज मटेरियल है इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला चीज़ क्या है? पानी है। पानी का यूज हम लोग क्यों करते हैं भाई? हाउस होल्ड में किया जाता है, पीने के लिए करते हैं, धोने के लिए करते हैं, भाई कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, बहुत सारे चीज़ के लिए, मशीनिंग पार्ट को हम लोग यूज़ में लाया जाता है, राइट। तो पानी का तो यूज है, एग्रीकल्चर में किया जाता है, फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है। तो पानी के बाद अगर सेकेंड पूरा वर्ल्ड में यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है तो वो मेरा क्या है? सीमेंट है। पानी के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाना। अच्छा, अगर मैं इंडिया का बात करूँ, मैन्युफैक्चर इंडिया में कैसा होता है, तो फर्स्ट नंबर में चाइना है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो सीमेंट का करता है वो चाइना करता है। सेकंड जो मैन्युफैक्चर है पूरा वर्ल्ड में वो मेरा सीमेंट का इंडिया ही है, ठीक है। यानी कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना। चाइना 1 है, सेकंड नंबर में मैन्युफैक्चर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन करता है सीमेंट का? इंडिया करता है। नॉलेज के बेसिस पे आप लोग जान लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ गया कि सर ये मेरा बाइंडिंग मटेरियल है, मतलब बॉन्ड जोड़ने का काम करता है। किसको ज्वाइंट करता है? ये तो बात आता ना, किसको करता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे भाई किसको कर रहा है, किसको ज्वाइंट कर रहा है, ज्वाइंट करा किसको करा? जैसे फेविकॉल हो गया, फेविकॉल हम लोग क्या ज्वाइंट करते हैं? पेपर को ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं और किसी सामान को ज्वाइंट करने के लिए। तो यहाँ जो बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का जोड़ किसको होता है? तो भाई इसको सिविल इंजीनियरिंग में कहा जाता है क्या? एग्रीगेट। एग्रीगेट को जोड़ने में। अब भाई एग्रीगेट में क्या क्या जाता? तो इसमें देखो क्या कहेगा, ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई बच्चा जो है घर बनते हुए देखा, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन बनते हुए देखा है, ठीक है। मिक्सर मशीन होता है जिसमें बालू डाला जाता है, गिट्टी बोला जाता है, कंक्रीट डाला जाता है, सैंड डाला जाता है, सीमेंट डाला जाता है, ये सभी डाल को उसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद वो एक बन जाता है मेरा एग्रीगेट, उसी को कहते हैं एग्रीगेट, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रिक मेरा होता है, ईंटा होता है, उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। यानी एग्रीगेट में क्या क्या मेरा आ जाता है? इसी मेरा आ जाएगा सैंड आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा मेरा? सैंड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा ग्रेवल आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा। इसके बाद बनेंगे स्टोन, जो होता है स्टोन, यानी कि क्रस्ड स्टोन होता है, छोटा छोटा स्टोन हम लोग डालते हैं, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे भाई? क्रस्ड स्टोन इसमें रहता है, क्रस्ड स्टोन होता है। और ये सभी बच्चा को पता होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता होगा। हम लोग स्लैग वगैरह भी डालते हैं। जो बच्चा मैकेनिकल से किया है, हम लोग सबसे पहले और लेते हैं किसी भी, जैसे आयरन का, आयरन से हम लोग बनाते हैं स्टील, कास्ट आयरन, आयरन से बनाया जाता है। क्योंकि आयरन, कास्ट आयरन का बात करें या फिर स्टील का बात करें, इसमें आयरन मेन कंटेंट होता है, उसके बाद कार्बन मिलाया जाता है उसका हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। मैकेनिकल वाला बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जब हम लोग जो मेरा कास्ट आयरन या फिर स्टील बनाया जाता है किससे? पिग आयरन से, जो कि पिग आयरन जो तो प्योर फॉर्म होता है आयरन का। तो जब मेरा पिग आयरन बनता है तो कुछ मेरा इम्प्योरिटी निकलता है जिसको स्लैग कहा जाता है। मतलब लोहा का समझ लो गंदगी, लोहा का गंदगी, तो भाई वो भी काफ़ी यूजफुल होता है। तो स्लैग भी यहाँ पे डाला जाता है सीमेंट को बनाने के लिए या फिर एग्रीगेट को बनाने के लिए। कहीं कहीं पे जहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर हार्ड बना जाता है वहाँ पे स्लैग भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्लैग यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपका कॉन्क्रीट यूज़ करेंगे, कॉन्क्रीट। तो ये सभी चीज़ों का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। एकदम अच्छा हैंडराइटिंग से लिखेंगे, डोंट वरी, है ना। तो मैंने क्या कहा भाई? सिंपल कि भाई सीमेंट तो सर मेरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पानी के बाद यूज किया जाने वाला मेरा मटेरियल है। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर का बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, ठीक है, इंडिया। फर्स्ट कौन है? चाइना है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सीमेंट का मैन्युफैक्चर करने वाला। फिर हम लोग समझे कि सर ये बाइंडिंग मटेरियल जोड़ने के लिए काम आता है, इसमें एडेसिव और कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए। देन हम लोग बात की किसको बाइंड करता है? बाइंड करता है एग्रीगेट को। एग्रीगेट क्या होता है? मेरा सैंड होता है, ग्रेवल होता है, क्रस्ट स्टोन होता है, स्लैग होता है और कॉन्क्रीट होता है ना। आगे बढ़ते हैं। जो एग्रीगेट होता है वो दो तरह से पाया जाता है, छोटा और बड़ा, यानी कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। मतलब कोर्स एग्रीगेट मतलब बड़ा बड़ा, जैसे स्टोन वगैरह हो जाता है सब आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया। फाइन एग्रीगेट जैसे सैंड वगैरह हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ग्रेवल लिख दिए हैं, जिसका साइज कितना जाता है ये पूछ सकता है आपको। ये जो भी लिखा गया ना यहाँ पे, एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा हूँ, बहुत ही डीपली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा 100%। तो जो चीज़ है यहाँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको रिमूव करना है फिर छोड़ना कि नहीं ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हर वो चीज़ 100% इंपॉर्टेंट है। तो हर वो चीज़ को यहाँ पे रट लेना, आप लोग को रट लेना है। तो यहाँ पे देखो कोर्स एग्रीगेट में ग्रेवल आता है, जिसका साइज कितना रहता है? 4.75 से लेकर 80 mm तक ये साइज होता है, ग्रेवल का साइज होता है, ठीक है।
जो कि कोर्स बड़ा टाइप होता है। फाइन एग्रीगेट जैसे सैंड हो गया, सैंड एग्जाम्पल है, ये सभी क्या है मेरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है और ये मेरा एग्जाम्पल है। तो ये हो गया मेरा ग्रेवल और सैंड। सैंड का साइज क्या रहता है मेरा 75 माइक्रोमीटर से लेकर जाता है मेरा कितना तक 4.75 mm तक। ये माइक्रोमीटर से लेकर 75 माइक्रोमीटर है से जाता है 4.75 mm। और अगर ग्रेवल का बात करें तो 4.75 mm से 80 mm तक वेरी करता है। तो ये हो गया मेरा टाइप ऑफ एग्रीगेट जो हम लोग यूज करते हैं, कोर्स एंड आपका फाइन एग्रीगेट। तो ये पेज से आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या बात है। देखो आप लोग मान लो सिविल से बच्चा है, उसके लिए रिवीजन हो रहा है, उसके लिए भी देखना जरूरी है, क्योंकि देखो आप पेपर जो 2 पढ़ोगे वो तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, तो आप उतना पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम अभी लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 4-5 घंटा 4-5 मंथ लग जाएगा, घंटा में बोल रहा हूँ 4-5 मंथ लग जाएगा पूरा कंप्लीट करने में, तब जाकर पकड़ पाओगे। तो आपको शॉर्ट रिवीजन करना है कि भाई पेपर 1 निकालना पढ़ ले, तो तब ना मैं वहाँ जाऊँगा, उसका तो तैयारी आप बैक हैंड में करते रहो। तो यहाँ से सब कुछ देखना, और सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो देखना ही देखना है। तो उन लोग के लिए मैं ज़्यादा हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताऊंगा एकदम बच्चा जैसा, ताकि हर जो वो चीज़ समझ में आए। इस पेज का क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ अब थोड़ा बात करते हैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ सीमेंट हम लोग क्या बात करेंगे, सीमेंट टाइप, कितना तरह का मेरा सीमेंट होता है। 2 तरह का सीमेंट मेरा होता है, पाया जाता है। एक होता है मेरा हाइड्रोलिक्स, अब ये मैकेनिकल वाला बच्चों को 100% समझ आएगा और सिविल वाला बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिक्कत हो सकता है इलेक्ट्रिकल का। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रो? हाइड्रो मीन्स होता है पानी, जहाँ हाइड्रो का नाम आएगा पानी होता है। हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रो प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये सिविल बच्चा भी पढ़ता है, एफएम होता है, और आपका मैकेनिकल का भी एफएम होता है, दोनों का सेम एफएम होता है, सॉम होता है। दीज आर कॉमन ब्रांच ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल। तो दोनों का समझ में आ गया, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, सिविल इलेक्ट्रिकल वाला सुन ले, हाइड्रो मीन्स पानी होता है। अब देखो सीमेंट को जो है, सीमेंट को हम लोग बना रहे हैं तो उसमें पानी का यूज कर सकते हैं सेट करने के लिए, कभी कभी पानी का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो बताया जा रहा है हाइड्रोलिक सीमेंट, इसमें क्या था, सेट एंड हार्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अगर मुझे सेट करना है, ठीक है, क्या करना, सेट करना है, मतलब समझ लो ना, सिंपल सा सीमेंट लिए, सीमेंट तो भाई कैसा रहता है मेरा, एकदम ड्राई रहता है। उस ड्राई में हम लोग पानी मिलाएंगे, और पानी मिला के और कंक्रीट वगैरह एग्रीगेट वगैरह मिलाएंगे, तब जाके वो मसाला रेडी होता है। उस मसाला का यूज़ करेंगे किसमें, हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग घर बनाने के लिए, ईंटा जोड़ने के लिए, ब्रिक को जोड़ने के लिए। तो अगर मेरा पानी का यूज करके उसको सेट एंड हार्ड कर रहे हैं, तो उसको मेरा क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक सीमेंट कहा जाता है, या इसीलिए कहा जाता है सेट एंड हार्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ना बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, भाई नॉन हाइड्रोलिक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सर यहाँ पे हम लोग पानी का यूज नहीं करेंगे उसको सेट एंड हार्ड करने के लिए। तो यहाँ पे उसी चीज को बताया गया है कि ड्राई फ्रॉम, और ये किससे बनाया जाता है, कैल्सिनेशन, इसको हीट किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है ऑफ जिप्सम एंड लाइमस्टोन। इसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम एंड लाइमस्टोन। कैल्सिनेशन क्या होता है, चलो ये मैं एक चीज छोड़ देता हूँ कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, बताइए। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो चीज होता है, ये बेसिक इंजीनियरिंग में 10th क्लास का है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कैंसिलेशन और रोस्टिंग क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कितना बच्चे को पता है, मैकेनिकल सिविल को 100% पता है, इलेक्ट्रिकल को भी पता होना चाहिए। तो बताइएगा आप लोग कैंसिलेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग भी बताएगा। दोनों को हीट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में, आपका वैक्यूम ऑफ एयर में हीट किया जाता है। तो इसको हीट करके हम लोग जिप्सम और लाइमस्टोन से बनाया जाता है, किसको, आपको सीमेंट को, राइट। इसमें हम लोग कोई भी वाटर यूज नहीं करते हैं, तो ये मेरा वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये मेरा वाटर रेजिस्टेंस होता है। कौन, मेरा हाइड्रोलिक जो सीमेंट होता है वो मेरा वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा एग्जांपल में कहा जाऊं तो एग्जांपल देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इज द एग्जांपल ऑफ क्या, हाइड्रोलिक सीमेंट। अगर बात करेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, तो पीओपी इज द एग्जांपल ऑफ नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा, किससे रिलेटेड बोलिए, तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भाई पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। जैसे कि भाई जो बैग होता है, सीमेंट का बैग होता है जनरली, वो पोर्टलैंड सीमेंट ही उसमें भरा जाता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि उसमें कितना केजी डाला जाता है सीमेंट, तो भाई 50 केजी डाला जाता है। पहली बात तो ये क्लियर रखना कि 50 केजी डाला जाता है, ठीक है। सीमेंट बैग में 50 केजी वेट होता है इन जनरल, बड़ा कर सकते हैं लेकिन 50 केजी जनरल रहता है। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया सीमेंट को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया और कब किया गया है, तो इन्वेंट किया गया है विलियम एस्पिडीन के द्वारा। कब किया गया है, 1840 में। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं ऐसे नहीं सेट किया हूँ, ये चूंकि क्वेश्चन आया है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये सभी चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो भाई इस पेज में क्या पढ़े सर हम लोग, देखो उतना पढ़ो जितना आप लोग को याद रह सके, और मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, डोंट वरी। हर वो चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, हर वो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप लोग बस पढ़ाई करना है। मैं ये कह रहा था
इस पेज में मैंने सबसे पहले ये कहा कि सीमेंट सर दो तरह का होता है। पानी का यूज़ करके अगर सेट एंड हार्ड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी सेट एंड हार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। सेट अलग होता है, हार्ड अलग होता है, ठीक है। नहीं होता सेट करना, सेट करना मतलब किसी चीज़ को बाइंडिंग एजेंट को मिला के उसका फेज चेंज होता है। जैसे सीमेंट वो धीरे धीरे क्या सॉलिड से लिक्विड की ओर जाता है, उसको सेट हो रहा है। एंड हार्ड मतलब उसको और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर फिलहाल अभी समझो कि पानी का यूज करके अगर हम लोग हार्ड करते हैं, सेट करते हैं, उस तरह का सीमेंट को हम लोग हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। पानी का यूज़ किया जा रहा है, इसमें हम लोग पानी का यूज़ नहीं करते हैं। और चूंकि यहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं तो ये मेरा वाटर रेजिस्टेंस होता है, मेरा वाटर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग नॉन हाइड्रोलिक में पानी का यूज नहीं करेंगे तो मेरा वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। और मेरा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट जो है वो बनाया जाता है कैल्सिनेशन करके। किसका? जिप्सम का और लाइम स्टोन का। कैल्सिनेशन के थ्रू हम लोग बनाते हैं। फिर एग्जांपल देखें हम लोग हाइड्रोलिक सीमेंट का, पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो 50 kg रहता है बोरी में, और इन्वेंट किया गया था विलियम एस्पिडिन के द्वारा 1840 में। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। चलो ये पीजिया 100% मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और जहाँ भी आपको थोड़ा डाउट लगे तो कमेंट आप करना, यू कैन कमेंट मी कि सर इसका क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सारे चीज़ को आप लोग नोट्स प्रिपेयर करना है और उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। जब एक क्लास पूरा रेडी हो जाएगा ना, मैं तुरंत हर क्लास में भी नहीं दूंगा, जब पूरा एक क्लास रेडी हो जाएगा तब मैं दूंगा। जैसे बिल्डिंग मटेरियल जब खत्म हो जाएगा या फिर सिविल इंजीनियरिंग पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं PDF आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप उस टेलीग्राम लिंक में जाके ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं शेयर भी करूँगा कोई भी अदर PDF या क्वेश्चन रिलेटेड। और फेसबुक में आप लोग एक ग्रुप बना दिया हूँ JSSC JEE 2022, तो वहाँ पे आप कुछ पोस्ट कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो और मैं भी आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा, राइट। तो उन दोनों को आप लोग को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस पेज पे आ जाइए। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इस पेज पे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा अभी कि हम लोग सेट एंड हार्ड करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट एंड हार्ड? सर क्या होता है दोनों में अंतर? दोनों तो एक जैसा रहता है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है सर? देखो, जब कंसिस्टेंसी को चेंज करता है ना तो उसको कहा जाता है सेटिंग। अब बोलेंगे सर इतना हार्ड वर्ड क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि मे भी आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डिंग एंड शेपिंग, ऑप्शन ABCD और यहाँ पे दे देगा। तो याद रखना, हो सकता है लिख दिया आपको चेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब समझो यहाँ इसका मतलब क्या है। कंसिस्टेंस होता है ना कि भाई कंसिस्ट है, कंसिस्टेंस हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वही वो बंदा जो है जिम कर रहा है या फिर अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहा है जॉब का, वो कंसिस्टेंस है, कंटिन्यू है, वो अपने फेज को बनाए रख रहा है। तो जब अपना कंटिन्यू को यानी कंटिन्यूअस को चेंज करता है यानी कि फेज चेंज करता है, सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जैसे लिक्विड से सॉलिड बनाना तो स्टेट में चेंज हो गया। समझ लो ना मेरी बात। तो जब चेंज स्टेट करता, क्योंकि देखो सबसे पहले मेरा सीमेंट में पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गीला तरह का मेरा बन जाता है, एक स्लरी बन जाता है। अब उसको फिर सुखा लेते हैं हम लोग, धीरे 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 क्या होता है, ड्राई होता है तो सॉलिड हो जाता है। तो फेज चेंज हुआ ना। मेरा सबसे पहले लिक्विड था, पानी डाले तो, क्योंकि पानी डाले तब जाकर वो पेस्ट बनता है। उसके बाद हम लोग उसको सुखाए, जब तक सूख जाता है देन वो सीमेंट मेरा क्या जाता है, सॉलिड में जाता है। तो फेज चेंज किया तो ये सेट हुआ। इसी को कहा जाता है कि सीमेंट का सेटिंग हुआ। पर पानी डालने के बाद उसको सूखने जो दिए ना, उस टाइम पीरियड में उसका हार्डनेस भी इंक्रीज करता है, हार्डनेस भी इंक्रीज करता है। याद रखना, सीमेंट और ह्यूमन में अगर उसका वर्किंग बिहेवियर का बात करें, स्ट्रेंथ का बात करें तो एक जैसा होता है। इंसान का जैसे जैसे हम लोग पैदा लेते हैं, पैदा के बाद जैसे जैसे मेरा एज हम लोग बढ़ते जाते हैं, यंग एज की ओर आते हैं, हम लोग का ताकत वगैरह बढ़ता जाता है, स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज करता जाता है। और जैसे और हम लोग का एज बढ़ता है, एक लिमिट के बाद और ज़्यादा एज बढ़ते जाता है तो स्ट्रेंथ हम लोग घटने लगता है। सेम सीमेंट होता है। सीमेंट का टाइम के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है और टाइम के और साथ साथ वो घटते रहता है, एक टाइम के बाद। समझ रहे हो मेरी बात? हम बोलेंगे सर टाइम के साथ साथ हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन एक एज के बाद कि भाई 40 के बाद अब अगर एज बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ घट रहा है। तो सेम उसी का होता है। सीमेंट का टाइम के साथ एज भी बढ़ता है, मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, और टाइम अगर बढ़ता है तो फिर डिक्रीज होता है, ठीक है, इजंट इट? तो यहाँ पे सेटिंग में समझ के होंगे, जब उसका फेज चेंज होता है फिर कंसिस्टेंसी चेंज होता है, उसको कहा जाता है सेटिंग। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस को इंक्रीज करना, मतलब गेन स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग अगर कुछ चीज़ मिला रहे हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रेंथ, या फिर स्ट्रेंथ बोलेंगे फिर हार्डनेस। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सेटिंग एंड हार्डिंग। क्यों कह रहा है? क्योंकि बार हम लोग यूज करेंगे सेटिंग का। तो सेटिंग मीन्स ये मत समझना कि उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, समझ लेना कि उसका चेंज हो रहा है स्टेट। अब भाई ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूज किया जाता है। कहाँ सर यूज किया जाता है? तो देखो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। व्हाट डू मीन बाय सेटिंग ऑफ सीमेंट? तो सेटिंग ऑफ सीमेंट जब आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है कि हम लोग सेटिंग यानी कि जो मेरा सीमेंट है उसको हम लोग वर्केबल से लेकर हम लोग बना रहे हैं नॉन वर्केबल। तो आप इसको नॉन वर्केबल भी बोल सकते हो, या फिर प्लास्टिक स्टेट। समझो मेरी बात,
हम लोग क्या करते हैं कि पानी डालें, हम लोग क्या किए, सीमेंट में पानी डाले। तो वो अब मेरे बात समझो, सीमेंट हम लोग सबसे पहले खरीद के लाए बोरी में, वो कैसा रहता है, सूखा रहता है, ड्राई रहता है, बालू जैसा रहता है, पाउडर जैसा रहता है, पाउडर जैसा रहता है। क्या उसको आप डायरेक्ट दीवार में अगर डालोगे, बालू में या फिर आप कंक्रीट में लेके, है ना, जो स्टोन होता है, छोटा छोटा स्टोन होता है, उसको डाल के अगर पानी नहीं डालोगे तो क्या वो आप यूज कर सकते हो घर के ढलाई वगैरह में? नहीं कर सकते हो, पानी मिलाना तो जरूर है। तो वर्केबल कब होता है, जब उसमें पानी मिलाया जाता है। किसमें? सीमेंट में जब पानी हम लोग मिलाते हैं तो उसको वर्केबल सीमेंट कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? वर्केबल यानी कि जब सीमेंट काम करने के लायक हो जाए। लायक कब होता है? जब उसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं। तो या तो उसको वर्केबल बोलते हैं या फिर प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। अब बोलेंगे सर प्लास्टिक स्टेट क्या होता है? इससे समझो, आपको याद होगा डक्टिलिटी क्या होता है सर? डक्टिलिटी, ये मैकेनिकल वाले को पता है। डक्टिलिटी मतलब होता है थिन वायर में कन्वर्ट करना, या फिर ऐसा प्रॉपर्टी जिससे उसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सके थिन वायर। डक्टिलिटी, डक्ट मीन्स होता है ना तार, तो या फिर डक्ट होता, पाइप होता। तो समझ लो अगर इतना छोटा, जैसे सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है आपका सोना, अब बचपन में पढ़े होंगे, वो काफी ज्यादा डक्टाइल होता है, तन्यता कहा जाता है इसको। मतलब इसको अगर घींचोगे ना तो बहुत लंबा घींचेगा, विदाउट ब्रेकिंग किए, टूटे बिना ये काफी लंबा हो जाता है, जिसको कहा जाता है डक्टिलिटी। यानी इसको थिन वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक होता है आपका मेलियाबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? सीट में। मतलब अगर कोई चीज ले लिए, जैसे मेटल ही ले लिए, आपका क्या ले लिया, आपका सोना ही ले लिए, गोल्ड, उसको अगर पीटेंगे ना तो पतला चादर बन जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसको मिलाबिलिटी कहते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी होता है, ये इसमें तो दो ही है। जैसे डक्टिलिटी काम रहता तार बनाना, मिलाबिलिटी का काम रहता सीट बनाना, लेकिन ये सबका बाप होता कौन? आपका प्लास्टिक स्टेट। ये किसी भी शेप एंड साइज में ये कन्वर्ट कर सकता है, समझे हो ना? ये वायर भी बना सकता है, सीट भी बना सकता है, अलग फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता है। तो प्लास्टिक स्टेट मीन्स हम लोग किसी भी शेप में उसको हम लोग ढाल सकते हैं, किसी भी शेप में उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए सीमेंट को कहा गया वर्केबल, क्योंकि हम लोग मेटल यहाँ नहीं है, इसीलिए वर्केबल कहा जाता है। या फिर बोल सकते हो प्लास्टिक स्टेट, मतलब इसको किसी भी शेप में हम लोग अब यूज कर सकते हैं। अब उस स्टेज से अगर उसको नॉन प्लास्टिक स्टेज में ले जाते हैं या फिर नॉन वर्केबल स्टेज में ले जाते हैं, तब उसको कहा जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट। और ये कैसे होता है? जब उसमें हम लोग पानी डालना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो ये मेरा ड्राई है, इस तरह का सीमेंट है, ये मेरा क्या है? ड्राई सीमेंट है। दीज आर ड्राई सीमेंट, ये मेरा ड्राई सीमेंट है। तो ड्राई सीमेंट को सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे वाटर ऐड किए। जब हम लोग वाटर ऐड किए तो मेरा क्या हो गया? मेरा वर्केबल हो गया। मतलब अब इसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, ढलाई वगैरह में यूज कर सकते हैं। और वर्केबल के बाद ये पहुंच गया मेरा नॉन वर्केबल में। किसमें पहुंच गया? मेरा नॉन वर्केबल। अब ये नॉन वर्केबल मतलब क्या है कि ये सूख गया, अब सीमेंट सूख गया है। तो सीमेंट के बाद अब उसको अगर हम लोग मारेंगे तो क्या वो एक्सपेंड वगैरह करेगा? कुछ करेगा नहीं, वो टूट सकता है ना, क्योंकि वो मेरा प्लास्टिक से मेरा पूरी तरह से वो मेरा डिफॉर्मेशन होम में चल जाएगा, यानी कि नॉन प्लास्टिक स्टेट में चल गया है, या फिर हो सकता है नॉन वर्केबल स्टेट में चल गया है। तो ये जो वर्केबल से नॉन वर्केबल स्टेट की ओर जाता है, इसी को कहा जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्लियर हो गया? तो वर्केबल वही लिख दिया गया कि कैन कन्वर्ट एनी शेप, किसी भी शेप में वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि पानी मिला दिए, वो लिक्विड स्टेट में भी मेरा है। और जब वो मेरा पूरी तरह से नॉन वर्केबल सूख जाता है तो उसको किसी भी शेप में हम लोग ढाल नहीं सकते, जिसको हम लोग नॉन प्लास्टिक स्टेट या फिर नॉन वर्केबल कहते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात? चलो बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोग समझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिंग एंड हार्डिंग। मैं टाइम लेके बताऊंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जब भी आप क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा लास्ट में कि मुझे सारा चीज़ सर क्लियर हो गया। हर वो चीज़ आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस इंजॉय करते हुए आप लोग को पढ़ते चलना है। ठीक है? चेंज इन कंसिस्टेंसी, ठीक है, या फिर गेन स्ट्रेंथ। चलो ये सब हाईलाइट को अगर रहने भी देंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। फिर हम लोग बात किए सेटिंग सीमेंट मीन्स क्या होता है कि सर सबसे पहले ये वर्केबल हम लोग बनाते हैं, और वर्केबल से जब वो जाता है मेरा नॉन वर्केबल की ओर, तब उसको हम लोग बोलते क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेटिंग ऑफ सीमेंट। वर्केबल में वो किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन वर्केबल में हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसको आप नॉन वर्केबल भी कह सकते हो, नॉन वर्केबल इसको क्या कर सकते हैं, और हम लोग नॉन वर्केबल भी कह सकते हैं। ठीक है? चलो ये भी पेज आपका क्लियर हो गया। इसी तरह करते हुए ना हम लोग सारे चीज़ को पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक वो चीज़ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? एक भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और मैं बहुत बार जो है AJE गेट वाले बच्चों को मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सारा चीज़ के लिए नॉलेज है, तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो आई होप सो कि ये चीज़ जो है आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है?
तो समझ गए कि नॉन प्लास्टिक हो जाएगा तो ना तो उसको जोड़ा हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही और किसी चीज़ में यूज़ हम लोग कर सकते हैं। चलो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई सीमेंट जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें कौन कौन सा मेरा रॉ मटेरियल होता है। क्या बात कर रहे हैं मैं? रॉ मटेरियल इन सीमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। जब हम लोग सीमेंट को बनाते हैं, जैसे मान लो आप शरबत बना रहे हो, तो शरबत के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है भाई? आप कलर एडिट कर सकते हो, या फिर मान लो ना रसना बना रहे हो, सिंपल सा चलो, रसना के लिए हम लोग रसना का डालते हैं पाउडर जो आया जाता है, इसके बाद चीनी डाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है। ये सभी क्या है? दीज आर माय रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल को हम लोग जब मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, जैसे आपका रसना का पाउडर हो गया जो पोच में आता है, या फिर उसका एडेड कलर भी आता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, या और आप चीनी लो, चीनी को ले लेते हो, फिर पानी डालते हो, सबको मिलाते हो तो आपका बन के रेडी हो जाता है शरबत। सब उस तरह सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल। दो रॉ मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। उन दो रॉ मटेरियल का नाम क्या कहा जाता है? ध्यान से देखना। एक को कहा जाता है आर्जिलेसियस। क्या आ जाता है? आर्जिलेसियस कंपाउंड एक होता है, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारे जो है ऑक्साइड्स वगैरह आते हैं। और एक होता है मेरा क्या? कैल्सेरेसियस। क्या हो जाता है? कैल्सेरेसियस। ध्यान से समझना। एक क्या है मेरा? आर्जिलेसियस कंपाउंड, और एक मेरा है कैल्सेलेसियस कंपाउंड। इसको भी आप कंपाउंड बोल सकते हो, है ना, कंपाउंड, ठीक है। तो एक मेरा क्या हो गया? आर्जिलेसियस, और एक हो गया मेरा क्या? एक हो गया मेरा आर्जिलेसियस। एक सेकंड, मुझे हाईलाइट इसको भी कर देने दीजिए, ठीक है। तो एक हो गया मेरा आर्जिलेसियस, और दूसरा मेरा क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर सेकंड मेरा हो गया क्या? आपका कैल्सेरेसियस, ठीक है। ओके, ये जो आर्जिलेसियस और कैल्सेरेसियस को मिलाया जाता है आपको 1:3 के फॉर्म में। मतलब इसके अंडर में जो भी आपका कंपाउंड आएगा ना, इसको अगर एक मिलाएंगे तो इस वाले को 3 मिलाएंगे। अब कहने का मतलब, चलो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आर्जिलेसियस कंपाउंड में आता क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले ये ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग हम लोग मिलाते हैं। अब भाई मैकेनिकल वाले को, बच्चा को तो इसको समझ में आ गया, 100% क्लियर हो गया होगा कि यस सर मुझे समझ में आ गया, क्योंकि सर हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर मेरे से अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसको याद होगा कि सर हम लोग पिग आयरन को बनाते हैं, तो पिग आयरन की यूज करने के लिए हम लोग फर्नेस का यूज करते हैं, उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस करते हैं। एक वो फर्नेस होता है, चूल्हा, बहुत बड़ा चूल्हा होता है, तो हम लोग लोहा बनाते हैं। तो लोहा बनाने के लिए सबसे पहले और होता है, और मतलब उसमें डस्ट वगैरह रहता है, जो लोग माइन करके खोद के निकालते हैं अर्थ से लोहा को, तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता जो हम लोग डायरेक्ट घर में यूज कर रहे हैं। आप लोहा का मान लो बाईसाइकिल, बाइक, कार वगैरह है, स्कूटर है, कुछ भी है, वो लोहा का कहीं ना कहीं यूज किया गया, लोहा, स्टील, कास्ट आयरन। तो क्या वो प्योर फॉर्म में डायरेक्ट कोड़ने से मुझे मिल जाता? अर्थ से नहीं, इम्प्योरिटी मिलता है, जिसको कहा जाता है और, यानी अयस्क। अब उससे मुझे इम्प्योरिटी हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इम्प्योरिटी हटाना पड़ता है। अब इम्प्योरिटी हटाते कैसे? हटाते हम लोग फर्नेस में, चूल्हा में गरम करके एक नीचे में प्योर फॉर्म मिल जाता है, ऊपर मेरा मिलता है इम्प्योर फॉर्म। तो जो हम लोग पिग आयरन होता है, जो आपका आयरन का और होता है, उससे जो मेरा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मिलता है वही मेरा पिग आयरन होता है। जब हम लोग पिग आयरन बनाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में यूज करके, एक चूल्हा में ब्लास्ट फर्नेस, बहुत बड़ा चूल्हा होता है, घर 3-4 तल्ला इतना बड़ा होता है चूल्हा फर्नेस, ठीक है। वहां पे हम लोग आयरन और को डाल देते हैं, फिर गर्म वगैरह होता है, फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो नीचे में इस तरह करके मुझे मिल जाता है क्या? नीचे में ये जो मुझे मिला, ये मुझे मिला पिग आयरन मिल जाता है इस तरह करके, ठीक है। पिग आयरन, एक सेकेंड, तो नीचे में मुझे मिल जाता है क्या? एक सेकेंड, कलर मुझे लेने दीजिए। नीचे में मुझे मिला पिग आयरन, ठीक है। और ऊपर में कुछ इस तरह करके स्लैग आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊपर में कुछ स्लैग आ जाता है, जो काफ़ी हल्का होता है, तो इसीलिए वो तैरते रहता है। स्लैग एक लेयर चढ़ जाता है। आप देखो, आप फोटो में आज जाकर सर्च मारना स्लैग ऑफ पिग आयरन, आप देखोगे ना एक कवर चढ़ जाता है। जिस तरह दूध उबालते हो, दूध उबालने के बाद छोड़ दो तो एक छाली जैसा चढ़ जाता है ना, पतला सा लेयर दूध के ऊपर, सेम चीज़ उसके ऊपर में लेयर चढ़ जाता है। इसका फायदा भी होता है कि इम्प्योरिटी को पिग आयरन में ऐड होने से जोड़ता है, जो इन्वायरमेंट से इम्प्योरिटी होता है उसको भी जोड़ता है, मतलब बचाता है, जोड़ता मैं बोल रहा हूँ, बचाता है, स्लैग बचाता है। तो समझ लो कि भाई फर्नेस क्या होता है? एक बहुत बड़ा सर चूल्हा होता है, ओवन होता है, जहाँ पे हम लोग प्योर आयरन यानी पिग आयरन को बनाया जाता है। तो उससे जो मुझे स्लैग मिलता है ना, उसका यूज करते हैं हम लोग, किसको? सीमेंट को बनाने के लिए। और ये जो आपका स्लैग है कैसा कंपाउंड है? मेरा आर्जिलेसियस कंपाउंड होता है। और उसी पिग आयरन से हम लोग कास्ट आयरन और स्टील वगैरह मिलाते हैं, अदर चीज़ों को ऐड करके, जैसे कार्बन परसेंटेज, अदर एलिमेंट को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। देखो इतना सारा चीज़ों में बताई, सब याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए मैं आपको इतना डिटेल वाइज समझा रहा हूँ। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि सर आर्जिलेसियस कंपाउंड में मेरा स्लैग आता है। सीमेंट रॉक, ये तो बताने का जरूरत नहीं है कि सीमेंट रॉक क्या होता है।
सीमेंट, रॉक का सीमेंट, एक सेकंड कलर अलग ले लिए हैं, ठीक है, सीमेंट का रॉक। इसके बाद मेरा मार्ल, एक तरह से मेरा ये मार्बल होता है, मार्ल इज अ टाइप ऑफ मार्बल, ठीक है। और आपका सेल और क्ले, ये सभी दीज ऑल आर माई आर्जिलियस कंपाउंड विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। ना बात करते हैं हम लोग रो एलिमेंट है, ये रो है, सीमेंट को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि कैल्सियस कंपाउंड में क्या क्या था। सबसे पहले आ जाता है मेरा लाइमस्टोन, काफ़ी यूजफुल है ना, पचौड़ा करने के लिए लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। चौक, चौक हम लोग जो बचपन में लिखते थे ना, ब्लैक बोर्ड होता था, उसमें जो टीचर पढ़ाते थे हम लोग को, हम लोग कोई ना कोई बच्चा पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ चुका हूँ। तो चौक जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है मेरा, आपका हो जाता है मेरा कौन सा कंपाउंड, आपका कैल्सियस कंपाउंड होता है। एंड लास्ट आ जाता है आपका मरीन सेल्स, मरीन में पाया जाने वाला सी में सेल पाया जाता है, उसको ऐड किया जाता है। तो ये सभी को मिलाया जाता है 1:3 के रेशियो में। अब क्या मतलब है 1:3? अगर मान लो हम लोग आर्जिलेसियस कंपाउंड को लिए, आर्जिलेसियस कंपाउंड को लिए 1 kg, कितना लिए हम लोग, 1 kg हम लोग लिए। तो अगर हम लोग इसको 1 kg लेंगे तो इस वाले को यानी कि कैल्सियस जो कंपाउंड है इसको हम लोग लेंगे 3 kg। कितना लेंगे हम लोग, 3 kg लेंगे। समझ आया कि नहीं? मतलब जो भी आपका इस कंपाउंड को जितना लेना उसका 3 गुना मुझे लेना पड़ेगा कैल्सियस कंपाउंड को। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख दिया गया द रेशियो ऑफ आपका आर्जिलेसियस टू कैल्सियस इज 1/3। थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी भी ख़राब है, हम ठीक है, थोड़ा सा सर्दी आया हुआ, लेकिन आप लोग बोल रहे थे सर जल्दी लाइए, और डिले भी नहीं आप लोगों को कराना था, इसलिए मुझे लाना पड़ा, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप लोग को डिले, बहुत सारा हम लोग को पढ़ना भी है और आप लोग को रिवीजन का टाइम भी मिलना चाहिए। तो आर्जिलेसियस एंड जो कैल्सियस का रेशियो रहता है वो 1:3 रहता है। यह समझ गए होंगे रेशियो, मतलब इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो समझ लो अगर हम लोग इसको 1 kg हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग 1 kg हम लोग लेंगे, तो हम लोग इसको 3 kg लेना पड़ेगा कैल्सियस कंपाउंड का, ठीक है। अगर इसको हम लोग मान लो इंटू 2 का कर देते हैं हम लोग, तो इसको अगर 2 kg हम लोग यूज़ करते हैं आर्जिलेसियस कंपाउंड, तो हम लोग जो कैल्सियस कंपाउंड है ये हम लोग कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे, उसी बेसिस पे जितना आप करोगे आप बना सकते हो। तो दीज और आर माई क्या हो जाता है मेरा रॉ मटेरियल, सीमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए ये सभी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब कुछ जो पढ़ें उस बेसिस पे यहाँ में इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे रेशियो, ये हम लोग अभी जस्ट पढ़ें कि भाई रेशियो जो हम लोग यूज़ करते हैं आर्जिलेसियस टू कैल्सियस, ये कितना हम लोग करते हैं, तो सर आपने कहा कि 1:3 रेशियो में करते हैं। देखो कभी कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कैल्सियस टू आर्जिलेसियस क्या लेंगे, तो 3:1। अब ये कैसे याद रखोगे, ट्रिक समझो, ट्रिक समझो कि देखो यहाँ पे आर्जिलेसियस ए से स्टार्ट होता है और सी, ए बी सी, तो सी ए बी सी, तो 1 2 3, तो देखो सी 3 में आता तो 3 यहाँ लिख देना, ए 1 में तो ए लिख देना, यहाँ से याद आ गया। तो सी इंटू अगर कर देगा तो भाई ए बी सी 3 है, 3:1 आ गया। समझो, बस सिंपल सा है। और ये थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें कौन कौन सा मेरा कंपाउंड होता है, या फिर बोल सकते हो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे और आगे देख लेते हैं। तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, हम लोग सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग आपका मैन्युफैक्चर ड्राई भी कर सकते हैं एज वेल एज हम लोग वेट भी कर सकते हैं। बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है सीमेंट को बनाने के लिए? पॉसिबल है क्योंकि आप जस्ट अभी हम लोग पढ़े, अगर ये बच्चा को देखने के बाद, प्रीवियस देखने के बाद अगर बोल रहा है तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि बाबू जस्ट मैंने आपको समझाया कि जो मेरा सीमेंट होता है ना वो मेरा हाइड्रोलिक भी हो सकता है, नॉन हाइड्रोलिक भी हो सकता है। एक में पानी का यूज़ करेंगे, एक में हम लोग पानी का नहीं यूज़ करेंगे। तो पहले तो समझ गए ना कि पानी का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही सिंपल चीज़ यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ड्राई भी हो सकता है एज वेल एज वेट भी हम लोग सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 एज ए फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब समझ लो कि भाई फेरिक ऑक्साइड का काम क्या रहता है। जो आप कलर देखते हो ना सीमेंट में, ग्रे कलर का कलर रहता है। कैसा कलर रहता है? ग्रे। अच्छा ये सभी हाईलाइट को मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि ये सभी हाईलाइट का ज़रूरत है ना, पूरा मैं हटा देता हूँ, पूरे से हटा देता हूँ, सभी से हटा देता हूँ। और अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग मुझे बताना, मैं इसमें ऐड करवा दूँगा। लेकिन अभी लग रहा है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी शायद इन नोट्स में थोड़ा ख़राब लगे। तो यहाँ पे एक चीज़ खाली करना था, इसको बोल देना था मेरा नॉन वर्केबल, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे? इस वाला लाइन को देख रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पे बता रहा था कि फेरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं एज ए फ्लक्स। अब बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन फेरिक ऑक्साइड, उसका यूज हम लोग करते क्या हैं, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है इसी के चलते कलर आता है सीमेंट में। कौन सा कलर आता है मेरा? ग्रे कलर का आता है। तो ग्रे कलर होता है मेरा सीमेंट का।
ग्रे कलर सीमेंट किसके चलते आता है मेरा? फेरिक ऑक्साइड के चलते आता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसके चलते स्ट्रेंथ भी मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी के चलते फेरिक ऑक्साइड के चलते वो ग्रे कलर होता है। ठीक है, हम लोग अगर चेंज करना है तो फेरिक ऑक्साइड को नील कर देंगे और अदर कोई पिगमेंट हम लोग ऐड करेंगे, उस तरह का सीमेंट का कलर आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रे कलर अगर वह कहा जाए तो यह आ जाता है ड्यू टू Fe2O3 मीन्स आयरन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड एज ए फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट में क्या कहा गया है कि भाई 2 से लेकर 3% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, एडेड टू क्लिंकर्स। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिंकर क्या होता है। एंड देन हम लोग यहाँ पे फर्नेस ऑब्वियसली बात है, फर्नेस में इसको भी बनाया जाता है। जो कैसा हम लोग फर्नेस यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रोटरी टाइप का, मतलब वो अपने एक्सिस में रोटेट करता रहता है और वो किल्स। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, मतलब समझेंगे कि सर ये मेरा क्लिंकर क्या होता है। क्लिंक CLINKER क्लिंकर्स क्या होता है, समझो क्लिंकर के बारे में। क्लिंकर के बारे में क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैंने कहा नेक्स्ट में कि फर्नेस यूज करते हैं, एक बड़ा सा जो हम लोग फर्नेस यहाँ पे यूज किया जाता है। अब वो जो फर्नेस यूज किया जाता है बड़ा सा, वो क्या होता है, चूल्हा टाइप से होता है। ठीक है, फर्नेस मतलब समझे ना, ओवन होता है, मैं चूल्हा बोल रहा हूँ समझाने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो फर्नेस यूज करते हैं, वो रोटरी टाइप का था, वो घूमते रहता है और उसमें टेम्परेचर हम लोग फ्यूजन टेम्परेचर मतलब मिक्स, एक होता है ना फ्यूजन होता है और एक फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन मीन्स क्या होता है, मिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ रहे हो, जैसे नहीं कहा जाता कि म्यूजिक फ्यूजन आ जाता है ना, इस तरह फ्यूज किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो लगभग आपका 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डालते हैं सारे की रॉ मटेरियल को, यानी कि कौन कौन सा, आर्जिलियस कंपाउंड को और कैल्सियस कंपाउंड को हम लोग डाला जाता है। कहाँ पे, उस आपका फर्नेस इस तरह का रहता है, एक्सिस से इसे झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह करके हम लोग इस तरह लेते हैं और जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सारे आपका आर्जिलेसियस एंड आपका कैल्सियस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल को डाला जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, हीट, गर्मी, यहाँ से हीट हम लोग देते हैं, हीट देते हैं। और इस एक्सिस में ये क्या करते रहता है, ये मेरा रोटेट करते हुए रहता है। और जैसे जैसे ये ना मेरा नीचे की ओर जाएगा, वैसे मेरा टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से मेरा 1400 से आसपास, मेरा 1400 से लेकर 1500 यहाँ से ऊपर थोड़ा जाएगा तो घट जाएगा, इधर जब जाता है तो इंक्रीज ऑर्डर में जाता है। तो यहाँ जाएगा तो मान लो यहाँ 1200 के आसपास आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 800 के आसपास आएगा, इधर 600 के आसपास आएगा। इतना जानने का जरूरत नहीं है, बेसिक समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इस तरह का आर्जिलेसियस और आपका कैल्सियस, जैसे चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मरीन सेल हो गया, और क्या बोले थे, स्लैग, जो ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग मिलता है, सीमेंट का रॉक होता है, मार्ल होता है, सेल होता है, ये सभी चीज़ को हम लोग डालें, कंपाउंड को डालें। ये इसके अंदर आ गया, इधर से हम लोग हीट दे रहे हैं। अब क्या होता है, ये जैसे जैसे हीट पाते रहता है ना, तो वो गुत्थी बनाने लगता है। जैसे आटा में पानी डालने के बाद कैसे गुत्था मिल जाता है, गुत्था बन जाता है, आपस में कॉम्पैक्ट हो जाता, बन जाता है। तो उसी तरह का क्या हो जाता है, ये गुत्था जैसा बन जाता है, गुत्था जैसा इस तरह करके मेरा बन जाता है, गुत्था जैसा बन जाता है। और ये जब बन जाता है ना, ये पूरी तरह से इस तरह होके ये निकलता है मेरा। मान लो इधर से हम लोग इस तरह करके हम लोग पाइप ले लिए और पाइप से यहाँ निकाल लिए, ऐसे गुत्था होके निकल गया, ये मेरा निकल गया। तो इसी को जो गुत्था मेरा बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सभी को हम लोग बोलते हैं क्लिंकर कहते हैं। क्या इसको कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग क्लिंकर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्या बनाता है, गुत्था बना जाता है। जब टेम्परेचर मिलता है तो आपस में जुड़ जाता है, आपस में जुड़ के छोटा छोटा गुत्था बनाता है, एक साथ बड़ा नहीं बनता, छोटा छोटा गुच्छा बनाता है। तो ये मेरा क्लिंकर कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लिंकर के, जब क्लिंकर मेरा ठंडा हो जाएगा, सबसे पहले ये मेरा तो गर्म है अभी, तो ये मेरा हॉट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे ठंडा। अब हम लोग इसको फिर से मान लो इस तरह बनाते, ग्रीन से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, समझ लो, अभी अब आपको समझ में आ जाएगा। ये फिर से मेरा ये सभी क्या क्लिंकर ही है, लेकिन ये कोल्ड की हम लोग ठंडा कर दिए, इसको क्या कर दिए, ठंडा कर दिए। और ठंडा करने के बाद इसमें हम लोग मिलाते हैं जिप्सम। क्या मिलाते हैं हम लोग, जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। और जिप्सम के बाद हम लोग इसको करते हैं ग्राइंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ग्राइंड करते हैं। और ग्राइंड करने के बाद ये मेरा मिल जाता है क्या, पाउडर मिल जाता है। और जो मुझे पाउडर मिलता है वही कहलाता है मेरा सीमेंट, या फिर बोल सकते हो पोर्टलैंड सीमेंट। और जस्ट मैंने कहा पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, नाम क्यों पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट नाम क्यों पड़ा, ये साइकिल देखो कुछ इस तरह का साइकिल मैंने बताया, इस तरह का साइकिल गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मैं फिर से अच्छा फिगर बना देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। रुकिए, मुझे सभी को मिटाने दीजिए, थोड़ा सा अच्छा से मैं बना ही देता हूँ इसको,
ठीक है, वही पोर्टलैंड सीमेंट। मैं आप बात कर रहा था, चलो जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई पोर्टलैंड सीमेंट नाम क्यों पड़ा। मेरे तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट जो है, पोर्टलैंड आपका जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ का जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो मिट्टी जो होता है उसका प्रॉपर्टी और जो हम लोग का ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिप्सम मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद, उन दोनों का प्रॉपर्टी मेरा सेम था, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या मेरा, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेरा क्या, आपका पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। चलो मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये मेरा क्या है, दिस इज माई रोटरी किल्स, और ये वन टाइप ऑफ रोटरी किल्स क्या है, जैसे मैंने कहा एक तरह का मेरा फर्नेस है, नाम है उसका रोटरी किल्स, किल्स नाम है फर्नेस का, और रोटरी क्यों, क्योंकि अपने एक्सिस में ये क्या होते रहता है, रोटेट होते रहता है अपनी एक्सिस में, जो है ये मान लो एक्सिस से इस तरह करके जा रहा है, तो अपनी एक्सिस से ये मेरा रोटेट होते रहता है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रोटरी किल्स, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ से सर हम लोग ऐसे करके जो है हम लोग डालेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी आर्जिलेसियस, यहाँ हम लोग डालते हैं क्या, आर्जिलेसियस और कैल्सिरेसियस कंपाउंड्स, कंपाउंड को यहाँ डालते हैं क्योंकि वो सभी मेरा रॉ मटेरियल होता है, सीमेंट का बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम लोग एयर भी देते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, एयर भी हम लोग पास करते हैं, तो हीट हम लोग देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो जो इंपॉर्टेंट है वो समझो, हीट है। और जैसे जैसे यहाँ पे मेरा टेम्परेचर ऐसे ऐसे जाएगा तो मेरा घटते जाता है, नीचे आएगा तो बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं क्या करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मेरा है ये नीचे आ जाता तो काफ़ी मेरा गर्म हो जाता है, काफ़ी मेरा गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये नीचे आते हुए जाता है, आते हुए जाता है, आते हुए जाता है, आते हुए जाता है, और फिर हम लोग इसको पाइप के थ्रू इससे हम लोग बाहर निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, पाइप के थ्रू मेरा बाहर निकलता है, मेरा निकल जाता है ये सभी। तो ये जो गुत्था बन जाता है ना मेरा, छोटा छोटा जो मेरा गुत्था बन जाता है, जिसका डायमीटर, ये ध्यान रखना, ये डायमीटर का मेरा कितना रहता है, ये लगभग मेरा रहता है 20 mm डाया। ये जो मैं क्या हो गया, दीज ऑल माई क्लिंकर्स, दीज आर माई क्लिंकर्स, CLINKERS, और ये कितना होता है, 20 mm का होता है डाया, 20 mm डाया में होता है, डाया 20 mm में होता है, डाया समझ आया कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं डायमीटर, 20 mm डायमीटर का क्लिंकर्स होता है, जो गुत्था होता है, मिल जाता है आपस में, ठीक है। अब इसके बाद ये चूंकि मेरा काफ़ी गर्म होता है, ये मेरा हॉट क्लिंकर होता है, क्या होता है, काफ़ी मेरा ये मेरा गर्म होता है, हॉट होता है, तो इसको हम लोग ठंडा करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ठंडा करते हैं। तो अब जो मुझे क्लिंकर मिल जाएगा, छोटा छोटा गुत्था मिल जाएगा, ये क्या हो गया मेरा, ठंडा हो गया। अब मेरा ये कूल हो गया, तो भाई ठीक है, हम लोग ठंडा कर दिए, कोल्ड लिख दिए, कूल कर दिए, ठंडा कर दिए। अब ठंडा करने के बाद इसे हम लोग डालते हैं जिप्सम, क्या ऐड करते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे जिप्सम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे जिप्सम, जिप्सम ऐड करते हैं। और जिप्सम ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर करते हैं हम लोग ग्राइंड, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड के बाद मुझे मिल जाएगा क्या, पाउडर, और इसी पाउडर से मुझे मिलता क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों नाम पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि सर आपने कहा कि भाई ये एक मेरा जगह है जिसका नाम है पोर्टलैंड, ठीक है, तो वहाँ पे जो सैंड था, उस मिट्टी था, मिट्टी का प्रॉपर्टी इससे मिल रहा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। कब बना, 1840 में बना है, जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये कुछ होता है मेरा, और यही मेरा क्या है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मेरा है, एक सेकेंड, ये मेरा क्या है, दिस इज योर रोटरी टाइप, रोटरी टाइप किल्स फर्नेस, ठीक है। ये मेरा क्या है, रोटरी टाइप किल्स फर्नेस है, जो यूज किया जाता है मेरा। देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना बन सकता है, हजारों क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मेरा कलर जो होता है सीमेंट का वो किस रीजन से होता है, तो आपको आंसर क्या देना है कि भाई ड्यू टू होता है मेरा यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड के चलते आपको कैसा कलर देखने को मिलेगा, ग्रे कलर देखने को मिलेगा सीमेंट का। पहला उसका आपको पूछ देगा भाई केमिकल फॉर्मूला, वे फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बोल सका। Fe2O3 के चलते बोलेगा कि क्या मेरा सीमेंट में मुझे क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, हार्डनेस मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पूछेगा गुत्थी यानी क्लिंकर मिलता है या फिर आपको कलर मिलता है, वो आंसर हो गया। दूसरे बात, सीमेंट जो मैन्युफैक्चर होता है ड्राई होता है या वेट होता है या फिर ओनली ड्राई होता है, ये पूछ सकता है। तो आपको पता चलेगा कि मेरा ड्राई भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एज वेल एज हम लोग वेट भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये तो आप समझिए आर्जिलेसियस और कैल्सिलेसियस का कंपाउंड 1:3 रेशियो में होता है। देन जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं क्लिंकर में। अब क्लिंकर क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग पूरा आर्जिलेसियस कंपाउंड को डालते हैं मेरा रोटरी टाइप क्लिंक में, जो कि एक टाइप ऑफ फर्नेस होता है, ठीक है, जहां हम लोग टेम्परेचर कितना रहता है, फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है वो मेरा रहता है 1400 से 1500 से लेकर, डालने के बाद वो गर्मी से मेरा हीट में गुत्थी बन जाता है। गर्म के चलते वो चिपक जाता है, गर्मी के चलते क्या हो जाता है, बंध जाता है। समझे मेरी बात ना। जैसे मान लो ना, कैसे आपको समझाएंगे, जैसे आप चीनी लो, ठीक है, आप चीनी लो और चीनी के साथ आप कुछ भी ऐसा चीज़ लो जो आप वहाँ पे गर्म कर रहे हो, तो गर्म के पिघलेगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, दोनों आपस में गुत्थी जैसा बन जाता है, जिसको क्लिंकर कहते हैं, जो कि गर्म होता है। फिर इसको ठंडा करते हैं, जिप्सम डाल के ग्राइंड करते हैं, तो उसके बाद जो मुझे पाउडर मिलता है दैट इज आवर कॉल्ड माई क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। नाम क्यों पड़ा ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि एक जगह है पोर्टलैंड, उसकी मिट्टी जो है सेम प्रॉपर्टी का था। नाउ अब यहाँ आ जाते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी हम लोग अभी पढ़े ना, आर्जिलेसियस और कैल्सिलेसियस कंपाउंड, वो सब में कौन कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है, उस सभी के ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, और क्या कितना कंपोजिशन हम लोग मिलाते हैं और क्या वो सब का फंक्शन होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या बात करें, हम लोग फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, देखेंगे क्या, कंपोजिशन देखेंगे और हम लोग देखेंगे उसका फंक्शन। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल वाइज। समझ आया नहीं ये ऑक्साइड कहाँ से आया, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने ये कहा कि जो भी आपका आर्जिलेसियस और कैल्सिलेसियस जो कंपाउंड होता है ना, उसमें ऑक्साइड के फॉर्म में डाला जाता है ये सभी चीज। तो क्या क्या है 1 बाय 1 करके यहाँ पे देखिए, 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले डाला जाता है मेरा क्या, लाइम यानी CaO। क्या डाला जाता है, लाइम। इसको ग्रीन से करेंगे ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइम यानी CaO, लाइम डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, और हम लोग क्या जाता है, सिलिका, सिलिका डालते हैं SiO2। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि क्या हो जाता है ये मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। याद रखना सभी का सभी मेरा ऑक्साइड होता है, सभी मेरा O है। आपको पता है ना, हम लोग 10th वगैरह में पढ़ते हैं, कार्बोनेट होता है, सल्फेट भी होता है, और जो मिलता है हम लोग का, और आपका ऑक्साइड भी होता है। सभी का सभी ऑक्साइड है। देखो यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आपका फेरस या फिर आयरन ऑक्साइड, ये सभी का सभी ऑक्साइड यूज होते हैं हम लोग का किस में, आपका जो कंपाउंड यूज करते हैं, रॉ मटेरियल। अभी जो हम लोग बताए ना, ये जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो आर्जिलेसियस और मेरा कैल्सिलेसियस कंपाउंड है ना, इसी में जो ऑक्साइड वगैरह ऐड किया जाता है ना, उसी ऑक्साइड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जिसमें मेरा लाइम आता है यानी CaO, सिलिका आ जाता है, सब ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आपका फेरस ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किसका ज़्यादा मिलाया जाता है, तो आपको दो चीज़ तो पक्का याद रखना है, वैसे सभी याद रखना है, लेकिन ये दो चीज़ तो कन्फर्म आपको याद रखना है। क्या क्या है आपको कन्फर्म याद रखना है, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो आपका है ये वाला चीज़ और ये चीज़, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या VVI है, VVI ये भी है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मतलब आपको ये पूछेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज में क्या पाया जाता है, तो हाई परसेंटेज में जो ऑक्साइड पाया जाता है इन सीमेंट मैन्युफैक्चर का, जो रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा ऑक्साइड पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम का पाया जाता है। हाई परसेंटेज में ये चीज़ मेरा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 60 से लेकर 65 तक पाया जाता है। फंक्शन का थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर काम क्या होता है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन का स्टडी करके आया हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं बैठ गया हूँ, ठीक है। मैं पूरा का पूरा जो है 5-6 दिन से ये सब देख रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़ाना सही रहेगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आया हूँ। ये देखो क्वेश्चन आपके कब लगा, ड्यू टू लेस अमाउंट। अगर यहाँ पे मेरा लेस अमाउंट रहता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ और मेरा जो सेटिंग टाइम है वो मेरा घट जाता। अब मेरा बात समझा ना, सेटिंग टाइम घट जाना इट मीन्स क्विक सेटिंग, बहुत ही जल्दी मेरा सेट हो जाएगा सीमेंट, और जल्दी सेट हो जाएगा तो क्या क्रैक वगैरह हो सकता है। समझ रहे मेरी बात। तो हमको एक देखो, इतना भी जल्दी आप सीमेंट जब करते हो ना, आप जैसे सीमेंट कभी घर बनता है तो आप देखोगे सीमेंट जल्दी सूख नहीं जाता है,
टाइम लेता है, 6 दिन 7 दिन, तब जाके पूरी तरह से आप अगर कहीं सीमेंट बनता है तुरंत आप चल जाओ, अब पैर अगर रखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे पैर का निशान आ जाता है, क्योंकि वो उसको टाइम लेता है, सूखने में टाइम मेरा लेता है सब पूरी तरह सूखने में। तो सेटिंग टाइम एक प्रॉपर टाइम भी मुझे देना चाहिए, लेकिन अगर मेरा लाइम जो है वो मेरा कम अमाउंट में है तो सेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है, सेटिंग टाइम मेरा घट जाता है, मतलब काफ़ी जल्दी। जो मेरा 2 दिन में या फिर 1 सप्ताह में जो सेट होना है वो मेरा 1 ही दिन में सूख जाएगा, तो उसके चलते क्रैक हो सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि मेरा लाइम जो है वो मेरा सही अमाउंट में रहे, कम ना रहे, अच्छा अमाउंट में रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन कम रहे। और दूसरा क्या, स्ट्रेंथ मेरा घट जाता है, स्ट्रेंथ भी घटना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पूछा जाता है सिलिका से क्या इंपॉर्टेंट है, इससे पूछेगा ड्यू टू एक्सेस अमाउंट। यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि अगर मेरा ये लेस अमाउंट में रहा तब मेरा प्रॉब्लम क्रिएट रहता है, तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब जितना चाहिए उतना यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सिलिका का, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड का। अगर ये मेरा ज़्यादा अमाउंट में हो गया ना तो अब क्या प्रॉब्लम होता है, इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसके चलते आपको कॉज लो सेटिंग, लो बोल रहे हैं, स्लो सेटिंग, लो आप बोल सकते हो, या फिर स्लो सेटिंग, मतलब धीरे धीरे सेट होगा। आप ये भी नहीं चाहते हो, बहुत स्लो भी नहीं चाहते हो, इजंट इट। तो एक्सेस अमाउंट में भी हम नहीं मिला सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम ले लेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। एल्यूमिना का बात करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बात करेंगे, तो ये मेरा हेल्प करता है क्विक सेटिंग में। और अगर ज़्यादा हम लोग मिला देते हैं तो मेरा लोअर सेटिंग, लोअर स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम लोग ज़्यादा मिला देंगे तो स्ट्रेंथ मेरा घट जाता है, स्ट्रेंथ मेरा क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। और अगर आयरन ऑक्साइड, यू नो दैट आयरन, मैंने जस्ट कहा कि भाई अगर आपको कलर जो ग्रे कलर होता है किस रीजन से होता है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड के चलते ही आपको ग्रे कलर जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही मेरा ये हार्डनेस को भी बढ़ाता है, ठीक है। और अगर मैं भी यहाँ पे बात करता हूँ कि सेटिंग टाइम, जो आयरन को सेट होने में टाइम लेता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है 2 रेशियो में। पहला हो जाता है एल्यूमिना का रेशियो, एक सेकंड, ये मेरा रेशियो होता है, इट्स एन रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक सेकंड, द रेशियो ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, एक सेकंड, ये तो ले नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट किस पे डिपेंड करता है, रेशियो एक होता है किसके, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड। तो ऊपर में जो है ये बेसिकली मेरा क्या, सिलिका है या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड है, और नीचे में क्या है मेरा, ये जो है दिस इज माई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हो ये मेरा क्या है, एल्यूमिना है, और ये मेरा क्या है, आयरन ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हो फेरस ऑक्साइड। तो ये मेरा क्या है, मेरा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, सभी का सभी मेरा ऑक्साइड ही है। तो ऊपर में सिलिका लेंगे और नीचे में अगर हम एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड लेंगे तो इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, रेट ऑफ सेटिंग किसका, सीमेंट का। सीमेंट कितना जल्दी सेट होगा, कितना लेट सेट होगा, उसको हम लोग किससे कंट्रोल कर सकते हैं, इस रेशियो से, सिलिका टू एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो जल्दी होगा, कम होगा, मतलब इसी बेसिस पे ये कंट्रोल हम लोग किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेटिंग, यू नो दैट सेटिंग क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। सेटिंग में जब वो मेरा कंसिस्टेंसी को चेंज करता है, यानी फेज को चेंज करता है, लिक्विड मिलाने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में जाता है, यानी कि प्लास्टिक से नॉन प्लास्टिक की ओर जाता है, फिर वर्केबल से नॉन वर्केबल की ओर जाता है, मतलब जब वो गीला रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सूखता है, वो जो फॉर्म चेंज करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटिंग होना, ठीक है। तो रेट ऑफ सेटिंग कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा कम बेसी, स्ट्रेंथ वगैरह के रिलेटेड, तो किस पे डिपेंड करता है, इसी रेशियो में डिपेंड करता है। तो क्या इस चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या कंट्रोल करता है, ये पूरा का पूरा चीज़ जो है ये मेरा कंट्रोल करता है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल मेरा करता है, कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट बाय रेगुलेटिंग दिस रेशियो, ये भी लिख दे क्या, बाय रेगुलेटिंग दिस रेशियो। इस रेशियो को हम लोग रेगुलेट करके, कम ज़्यादा करके, हम लोग सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग कितना टाइम लेता है सीमेंट में, उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आई होप्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग को कराऊंगा क्वेश्चन, तब आपको इसका अहमियत पता चलेगा, बट हाँ इससे पूछा जाता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके।
तो सीमेंट अगर धीरे धीरे होता सेट या फास्ट फास्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा सिलिका में डिपेंड करता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया उस बेसिस में VVA यहाँ पे पहले करा देता हूँ। सिलिका कम से कम ये भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कहा, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट कॉज स्लो सेटिंग, क्लोज स्लो सेटिंग। तो अगर धीरे धीरे सीमेंट या फिर फास्ट फास्ट सेटिंग हो रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, मेरा सिलिका पे। सिलिका में डिपेंड करता है कि मेरा रेट ऑफ सेटिंग कैसा है, अगर एक का बात किया जाए तो वो मेरा सिलिका में डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, चलो ये चीज़ मेरा हो गया। ऑक्साइड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो जितने भी आपका आर्जिलेसियस कंपाउंड होता है ना, जितने भी ऑक्साइड आर्जिलेसियस और सेल्सियस जो हम लोग ऑक्साइड है, ये सभी ऑक्साइड, ये जितना हम लोग ऑक्साइड का बात किए ना, इसे सभी ऑक्साइड को मिला के आपका एक 4 कंपाउंड बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। इस सबको मिक्सचर को हम लोग मिक्स करके, मान लो किसी चीज़ को कंपाउंड जैसे होता है ना, हम लोग एटम होता है, एटम के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं। इजंट इट, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो उसी तरह ये सभी ऑक्साइड को मिला के हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, जिसको कहा जाता है मेरा क्या, आपका इसको कहा जाता है मेरा बॉक्स कंपाउंड। इसको क्या कहा जाता है, मेरा बॉक्स कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लो, यहाँ पे क्या कहा गया है। सिंपल कहा गया है, ऑल ऑक्साइड। अब ये कौन ऑक्साइड है भाई, देखिए जस्ट मैंने हम लोग बात की यहाँ पे, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड। तो जितने भी ऑक्साइड है, इन सभी ऑक्साइड, ऑल ऑक्साइड आर ईच अदर आफ्टर हीटिंग, ये आपस में मिल जाता है। ऑल ऑक्साइड आर, मैं एक सेकंड, ऑल ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा कंबाइंड होगा, एक सेकंड, यहाँ छूट गया एक चीज़ जो मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। ऑल ऑक्साइड आर कंपाउंड ईच अदर, है ना, ऑल ऑक्साइड आर कंबाइंड, just a minute, all oxide are combined to, ठीक है, अब सही है। तो all oxide are combined, all oxide are, ठीक है, all oxide, सारे ऑक्साइड आर कंबाइंड, क्या होता है मेरा, कंबाइंड होता है, मिलता है आपस में टू ईच अदर, कब, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद, और बनाता है, क्या बनाता है मेरा, 4 तरह का, 4 मेरा न्यू टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड मेरा बनाता है, न्यू टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बग्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग, बग्स, इसको बग्स पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बग्स पढ़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बग्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बग्स। सिंपल सा वही समझो, ऑक्साइड को मिलाएं, सभी को आपस में कंबाइन कर दिए, जोड़ दिए, और उसको हम लोग हीट कर दिए, गर्म कर दिए, उससे मुझे मिलता है कुछ 4 नया तरह का कंपाउंड, और वही सब रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे आप बोलेगे कंफ्यूज हो गए, क्या क्या बनता, सुनो, C3S, C2S, C4AF और C3A। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपके क्या क्या यूज़ किया गया। एक तो C यूज़ किया गया, C सब में है। तो क्या मतलब है C मतलब आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अभी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड था, तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड वो हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे S क्या है, तो S आपका सिलिका ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड से ही मिलकर बना है ना। ठीक है, और आपका S तो हो गया। बात करेंगे A क्या है, A मीन्स आपका समझ लो ये आपका फेरिक, क्या है मेरा, सॉरी, A मीन्स एल्युमिनियम, A मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, और F बचा, F मीन्स फेरिक ऑक्साइड। तो ये सभी जो है ऑक्साइड है, और नाम से ही पता चल जाएगा। चलो मेरे सामने यहाँ पे आप लोगों को मैं याद करा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मेरे सामने आप लोग को मैं क्या कर देता हूँ, याद कर देता हूँ भाई। C मीन्स क्या गया, C फॉर कैल्शियम। हम लोग देखो ना, यहीं पे आप याद करो क्या क्या हम लोग यूज़ किए थे। यहाँ पे देखो, एक तो मेरा था C कैल्शियम था, लाइम माना कैल्शियम था, एक था सिलिकॉन था, एक एल्युमिनियम था, एक आयरन था, यही 4 था ना। तो ये 4 तरह का कंपाउंड बनेगा, ऑब्वियसली बात है। C सर, C से तो कैल्शियम एक ही था, C से मेरा कैल्शियम था। अच्छा सर, S से क्या था, मेरा सिलिका था, तो सर C से कैल्शियम हो गया, S से सिलिका हो गया। A से सर, A से एल्युमिनियम था, ओके भाई एल्युमिनियम, और F से क्या था, F से आयरन या फिर फेरस, तो फेरस। सब ऑक्साइड है, ऑल आर ऑक्साइड, क्योंकि पहले बोला गया ऑल ऑक्साइड है, तो सभी मेरा ऑक्साइड हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे लिख दिया गया C3S। तो देखो C मीन समझ लो मेरा कंपाउंड, मतलब क्या है, ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहाँ लिख देंगे CaO। उसके बाद S है, S मेरा क्या है सर, S मेरा सिलिका ऑक्साइड, तो सिलिका ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, SiO2, मतलब यहाँ लिख दिए SiO2। अब क्या है, 3 है, तो 3 को आगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो मेरा बन गया। समझ रहा ना कैसे बनाए सो हम लोग, सिंपल सा उसी तरह करके सब मैं आप लोग को बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ठीक है, सब में बना दे, इसको दिखा के देता हूँ बना के। C2S, आप ही बोलो C से क्या करेंगे सर, C से मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है मतलब CaO, तो CaO कर दिए। S मेरा क्या है सर, वही SiO2, तो SiO2, तो यहाँ पे 2 है तो आगे हम लोग 2 लगा दिए, हो गया। अगर बात करेंगे हम लोग इसका, इसको कैसे निकालेंगे सर, C मीन्स फिर से CaO, अच्छा सर A है, A क्या है मेरा, आयरन ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाए Al2O3, आपको याद ही हो जाना चाहिए सब ऑक्साइड के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, भाई आयरन ऑक्साइड बोल देगा Fe2O3, और बचेगा क्या, एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब SiO2, तो सिंपल, तो ये हो गया। और आपका F बचा, F क्या है सर मेरा, ये फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, तो Fe2O3, Fe2O3, 4 लगाया गया, 4 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, हो गया, दैट्स इट। अगर बात करेंगे इसका तो C से तो CaO, और A है सर, A मीन्स हो गया एल्यूमिनियम मतलब Al2O3, 3 है तो 3 आगे लगा देंगे, बस कंप्लीट हो गया मेरा सभी का सभी। तो ऑल सभी का क्या बना, मेरा कंपाउंड बनाया ऑक्साइड से मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्साइड मिलके मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया। तो 4 तरह का यहाँ पे कंपाउंड बनाता है, और ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कंपाउंड को बनाया था इन सभी ऑक्साइड को मिला के, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये कंपाउंड का नाम पड़ा, जिसको कहा जाता है 4 टाइप ऑफ कंपाउंड मुझे मिलता है, कब, जब मेरा बॉक्स रिएक्शन होता है, बॉक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे 4 बॉक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा 4 बॉक्स कंपाउंड, दूसरा आपको उतना सारा नाम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको C3S, C2S, C4F और C3A आपको रट लेना है। C3S, C3 देखो ये तो हो जाएगा आपको फट से याद, C3S और C3A, C3A, C3S, C3A, C3S और C2S, और बचा क्या, C4AF, तो 4 तरह का हो गया। और बाकी ये चीज़ आप पकड़ लोगे, C मीन्स क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल सा कैल्शियम ऑक्साइड, S मीन्स क्या हो जाएगा, सिलिका ऑक्साइड, A फिर हो जाएगा क्या मेरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, F फॉर फेरस ऑक्साइड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को यहीं पे याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्या होगा, प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड हो गया इन पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ऑक्साइड से मिलके ये मेरा कुछ प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड बोल सकते हैं जो कि पोर्टलैंड का होता है। तो ये भी आप बोल सकता कि बॉक्स कंपाउंड के ना जगह पे बोल देगा कि नेम दी 4 इंपॉर्टेंट, यानी कि बोलेगा 4 देगा ऑप्शन, अब बोलेगा आउट ऑफ विच वन इज प्रिंसिपल कंपाउंड या फिर प्रिंसिपल मिनिमल आपका मिनरल कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें से एक आपको कोई दे देगा, या तो नाम दे देगा पूरा का पूरा, या फिर आपको कोई भी इसको दे देगा और बाकी तीनों को नहीं देगा, किसी और चूज देगा, C देगा, F डाल देगा, कुछ और डाल देगा, उल्टा पुल्टा डाल देगा, यहाँ 4 कर देगा, यहाँ 6 कर देगा, 8 कर देगा, कुछ कर देगा। तो आपको इस तरह करके आंसर देना है, ठीक है। अगर बोलेगा कितना बॉक्स कंपाउंड होता है तो उसको भी आपको ध्यान देना है कि 4 होता है, इजंट इट। तो ये चीज़ मेरा हो गया, गर्म करके हम लोग करते हैं ऑक्साइड को, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलो इतना पता चल गया। नाउ अब हम लोग लास्ट आज का हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज हम लोग यही लास्ट पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है शायद, हाँ ये हम लोग लास्ट नहीं, इसके बाद मुझे और एक चीज़ बताना आप लोग को। चलो इसके बारे में फटाफट बताता हूँ आप लोग को कि ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड अभी जो हम लोग पढ़े, ठीक है, अभी जो पढ़े, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े, देखो ना 4 तरह का पढ़े ना, C3S, C2S याद है, और C3S और आपका C3A भी था, C3S भी था, C2S और आपको क्या था, C4AF था। ये तो 4 तरह का मेरा कंपाउंड था ना, जो कि 4 बॉक्स कंपाउंड यही था आपका। देखो यहाँ पे क्या क्या थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल आपको बता दिया गया है। इसका क्या है, इसको हम लोग अगर केमिकल नाम बोलेंगे तो बोला जाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या नाम होता है मेरा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसका नाम होता है। अगर बात करेंगे C2S का, तो इसको चूंकि 2 है ना, उसमें 3 था तो ट्राई, इसमें 2 है तो डाई, तो 2 था, देखो C4 आपका कैल्शियम है तो 3 था तो ट्राई कैल्शियम, इसमें 2 है तो डाई कैल्शियम। क्या बोलेंगे हम लोग, डाई कैल्शियम। और S से सिलिकेट, एकदम कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। C फिर क्या आ जाता है, फिर कैल्शियम आ जाता है, 3 है तो फिर ट्राई, तो ट्राई और C4 कैल्शियम, और L में क्या है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लियर। C4 तो फिर से 4 क्या, 4 मीन्स होता है आपको टेट्रा, आपको पता है ना, हम लोग ये सभी चीज़ पढ़ चुके हैं, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, हेक्स, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और C4 क्या होता है, कैल्शियम, तो ये मेरा कैल्शियम हो गया। एंड बात करेंगे A मीन्स क्या, एल्युमिनियम, और F मीन्स क्या, आयरन यानी फेराइट। तो हो गया आपका आंसर। देखो आंख बंद के आप बोल सकते हो भाई C3 है सर, C मीन्स क्या होता है, तो C मीन्स सर आप बता चुके हैं आपका कैल्शियम होता है, ओके सर। 3 है तो ट्राई बोल देंगे, ट्राई कैल्शियम, S फॉर सिलिकॉन या फिर सिलिकेट, तो सिलिकॉन या सिलिकेट जो भी पढ़ोगे उससे आप नाम पकड़ लोगे कि ट्राई
C4 कैल्शियम, S4 सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 2 है तो माना डबल लेंगे यानी डाई लेंगे तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे क्या 3 है, फिर से ट्राई C4 कैल्शियम, A4 एल्यूमिनेट। यहाँ पे क्या 4 है, मतलब फिर से 4 यानी कि हम लोग टेट्रा बोलेंगे तो टेट्रा C4 कैल्शियम एल्यूमिनेट और F4 फेराइट, इजंट इट। तो नाम क्लियर, ये क्लियर। अब बात करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रहेगा तो कोई इशू नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, नहीं याद है छोड़ देना, लिखना लेकिन आपको आ जाएगा। भाई मैंने कहा था जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ C लिख दिए। मैंने कहा था ना C इस तरह लिखा जाता है। C क्या था, देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे C मेरा क्या था, C था मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO था मेरा कैल्शियम ऑक्साइड था। तो यहाँ पे हम वही किए, C है तो C से CaO, और S क्या था, S अगर हम ध्यान देंगे, देखो देख लो आप आराम से, S क्या है मेरा SiO2, मतलब मेरा क्या है सिलिका ऑक्साइड। तो S से SiO2 हम लोग कर देंगे, तो देखो यहाँ पे SiO2 कर दिए, क्या कर दिए SiO2 कर दिए, दोनों मिला दिए। और चूंकि 3 है तो 3 लास्ट में हम लोग यहाँ पे आगे लगा दिए। क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना कितना ईजी है। बस आपको ये 4 चीज़ ध्यान रखना, ये आपको चारों चीज़ अगर याद रह जाएगा ना तो आपको फट से याद हो जाएगी। ये चारों चीज़ याद रखना। देखो क्या क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ आप बना लोगे। ये 4 चीज़ VVI है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। और ये बग्स कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर आ गया ना, बाकी चीज़ बना के केमिकल नाम, ठीक है, ये सभी चीज़ आप बन सकते हो कि इसका क्या मेरा नाम है ना, फॉर्मूला है, ये सब आप बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सेम आ गए, बढ़ते हैं हम लोग C4 फिर से आ गया मेरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और सिलिका ऑक्साइड, मतलब SiO2 यहाँ भी है, 2 है तो 2 ऐड कर दिए। फिर देखो यहाँ पे 3 है तो कैल्शियम ऑक्साइड 3 हम लोग आगे लगा देते हैं, सबसे 3 वाला लास्ट में लगाते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। फिर यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 हम लोग आगे लगा दिए, और C है C4 कैल्शियम ऑक्साइड, A है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe2O3। तो कुछ भी आपको टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। तो आप समझ गए प्रिंसिपल कंपाउंड कौन कौन सा है, सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है। अब देखो कुछ मेरा कॉलिंग नेम होता है जो यहाँ से वही पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपको, कॉलिंग नेम पूछा जाएगा सबका। अब बोलेंगे सर ये कॉलिंग नेम कहाँ से आ गया, देखो एक बार में आपको याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसका जो आपका कॉलिंग नेम है इसको कहा जाता है एलाइट। क्या कहा जाता है आपका, एलाइट। अगर बात करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको कहा जाता है बेलाइट, बेलाइट कहा जाता है। ठीक है, बेलाइट LIT। अगर बात करेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो इसका जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सेलाइट, CELITE। और लास्ट आ जाता है मेरा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं फेलाइट। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको पकड़ने में दिक्कत होगा, काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। ऑल आर वेरी इजी, ऑल आर वेरी इजी। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, ठीक है, और फेलाइट। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, ABCF। ABC तो आ गया, A फॉर एलाइट, B फॉर बेलाइट, क्योंकि सब तो A से स्टार्ट हो रहा है, B से हो रहा, कोई तो नाम है नहीं। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, C से हो रहा सेलाइट, और F से हो रहा फेलाइट। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, इजंट इट। तो काफ़ी इजी है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट हो गया। चलो एंड अब बात करते हैं फंक्शन का। क्या क्या सर मेरा फंक्शन है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। अगर बात करेंगे हम लोग टेट्रा मतलब C3S का यानी एलाइट का, तो ये मेरा स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा था ना, सीमेंट जो होता है जल्दी स्ट्रेंथ नहीं होता, उसमें टाइम थोड़ा लेता है। क्या लेता है वो, टाइम लेता है, सूखने में थोड़ा टाइम मेरा गेन करता है। टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ता है, टाइम ज़्यादा, जब एक लिमिट के बाद टाइम बढ़ने के साथ उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता भी है। तो 7 डे स्ट्रेंथ जो लाता है और हार्डनेस लाता है, ये ड्यू टू होता है मेरा किसका, एलाइट के चलते। एलाइट है, देखो इसको कैसे याद रखना, एलाइट इधर आ, एलाइट मतलब किसी को बुला रहे हैं, तो बुला रहे हैं तो 2 आदमी जुड़ रहा है तो इसका ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, उसका तो बेलाइट, बेलाइट मतलब तो भाड़ में गया, समझ ना, बेलाइट मीन्स गो टू हेल, भाड़ में, बी से भाड़, उसी तरह याद रखना, बेलाइट, बेलाइट, बह जाओ यार तुम। तो उससे क्या हो जाए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब समझ लो कुछ से ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, अल्टीमेट लेवल तक ही चल जा रहा है किसी चीज़ में, है ना, लड़ाई कर रहा तो अल्टीमेट जा रहा तो बोला बेलाइट मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसके चलते मिलता है। अब आ जाता है सेलाइट, 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 इसे यहाँ देखो, इसे याद रखना, से लाइट से ज़्यादा तेज। तो याद करो फ्लैश, आप लोग अगर कोई ना कोई मार्वल का फैन होगा, जैसे आयरन मैन, एवेंजर, कैप्टन अमेरिका, मैं भी फैन हूँ, ऑब्वियसली बात है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग हमेशा ये सभी चीज़ से लगाव रहता, मशीन से। ठीक है, साईफाई मूवी। तो फ्लैश एक सुपर हीरो भी है जो मार्वल लॉन्च किया, ठीक है, फ्लैश। तो फ्लैश मीन्स क्या होता है भाई, फ्लैश मीन्स होता है तेजी से। फ्लैश मीन्स क्या होता है, तेजी। फ्लैश मीन्स होता है क्या, तेजी होता है, तेजी। तो तेजी से सेट होता है। तो सेलाइट, सेलाइट के चलते क्या हो जाता है, काफ़ी फास्टली वो सेट हो जाता है। सेलाइट मीन्स क्या हो जाता है,
काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। इससे याद रखना, से लाइट, लाइट से भी तेज। तो लाइट कितना तेज होता है भाई, कुछ सेकंड में आप धरती तक लाइट पहुंच जाता है, तो काफ़ी फास्ट सेट हो जाता है। किसके चलते? से लाइट के चलते। और फेलाइट मतलब पुअरेस्ट सीमेंटेड वैल्यू, सबसे पुअर जो होता है ना फेलाइट, मतलब तो फेल कैसे बोलता, तो फेल हो गया, ये तो एकदम इजी है। फेलाइट मतलब सीमेंट का वैल्यू का जो पुअरेस्ट होता है वो किसके चलता होता है? फेलाइट के चलते होता है। ये मेरा कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हो गया फंक्शन। अब देखो और कुछ चीज़ें हैं जो पूछा जाता है, वो मैं आप बताता हूँ। और कुछ चीज़ें पूछा जाता है, जैसे सबसे पहले कहा जाता है कॉलिंग नेम, तो समझ गए। अगर बोलेंगे जैसे हम लोग बोले ना कि भाई सीमेंट का जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसका स्ट्रेंथ मजबूत होते जाता है। जिस तरह हम लोग यंग होते जाता है तो हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, और जब वो वीक होता है, मतलब जब टाइम और बढ़ता है, एक लिमिट के बाद टाइम बढ़ता है तो वो घटते रहता है उसका स्ट्रेंथ। जिस तरह इंसान का होता है एक लिमिट के बाद स्ट्रेंथ घटता है। तो बोलेगा आपको अर्ली डे में जो स्ट्रेंथ मिलता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो जवान सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता कब होता है, आप बोलोगे यंग एज में। बोलेंगे सबसे कम स्ट्रेंथ हम लोग कब होता है, बोलोगे ओल्ड एज में, ठीक है। टीनेजर में नहीं बोलोगे, यंग में, ई में नहीं बोलोगे, आप टीनेजर में नहीं बोलोगे ना। तो उसी तरह अगर इसमें बोला जाए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कब मिलता है, हाँ, तो आपको बोलना अर्ली स्ट्रेंथ, या फिर बोलेगा अर्ली डे में जो स्ट्रेंथ मिलता है किसके वजह से मिलता है सीमेंट में, किस प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड के चलते, तो आपको मिलेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब एलाइट के चलते। ए है ना, याद रखना, ए माना अर्ली, ए माना अर्ली, तो यहां से याद रखना अर्ली से ई से होगा। याद कराने का तरीका मैं बोला, अर्ली डे स्ट्रेंथ, तो जो शुरुआती में सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलता है यंग, वो ए के चलते। ए मतलब समझ लेना स्टार्टिंग एज, ठीक है। अब बी, तो समझो ए में स्टार्ट बी में खत्म, यही समझना। तो बी मीन्स क्या हो गया, जो मेरा फाइनल टाइम का स्ट्रेंथ जो मिलता है वो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर बोल सकते हो बेलाइट के चलते। तो बेलाइट के चलते क्या हो गया, फाइनल डे के लिए जो स्ट्रेंथ मिलता है ना, फाइनल डे में स्ट्रेंथ इंसान के रूप में समझो तो अर्ली डे स्ट्रेंथ मतलब समझ लो जब लड़का 17-18 साल होता है, 20 एज में होता है, तो उसका काफ़ी समझ रहे हो ना, उस समय वो कुछ भी कर सकता है उसमें अपने आप को सुपरमैन से भी ज़्यादा समझता है जो टीनेजर लड़का रहता है। और अगर बात करेंगे बेलाइट मीन्स कौन सा हो गया हम लोग का सेकंड फेज, जो 35 साल बोल सकते हो, 30-35 साल होता है। यहाँ पे क्या होता है, फाइनल स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ, अभी भी स्ट्रेंथ रहता है लेकिन फाइनल डेज का रहता है ये, क्योंकि जैसे हम लोग 40 के आसपास जाएंगे उसके बाद एक आ जाता है, किसी चीज़ को करने के लिए सोचते हैं कि भाई जरूरी है तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे 20 ईयर में क्या हो जाता है अर्ली डे स्ट्रेंथ में, ए वाला ग्रुप में कि कहीं भी कूद जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, सोचेंगे नहीं। और बी वाले में थोड़ा बहुत सोच समझ, क्योंकि अभी मेरा स्ट्रेंथ लास्ट बचा हुआ है। तो ए हो गया, ये बी हो गया, फाइनल डे स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा जाता है। अल्टीमेट क्यों लगाया जाता है भाई, ये कुछ हद से नहीं बोला, जैसा आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपका अगर 28 साल लास्ट एज चल रहा है तो आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ लगा लोगे, अपने जी जान झोंक दोगे कि मुझे जॉब इस बार तो लेना है क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं मिलेगा। तो वही समझ लो फाइनल डे का स्ट्रेंथ है। अर्ली डे में भाई चलो ना, अभी कुछ भी है, अभी बहुत कुछ करेंगे, वो चीज़ मेरा हो जाता है। तो यहाँ से ये कुछ मेरा पूछा जाता है। अच्छा, और एक चीज़ पूछा जाएगा यहाँ पे, जो आपका फ्लैश सेट है नहीं, एक तरह का प्रॉब्लम होता है, एक तरह का क्या होता है मेरा प्रॉब्लम होता है। अच्छा चीज़ नहीं, ये मेरा बुरा चीज़ है, क्योंकि बहुत जल्दी सेट होगा तो क्या हो सकता है मेरा, बहुत जल्दी अगर सेट होगा तो मेरा क्रैक वगैरह हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, इसीलिए जिप्सम ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा, कहाँ पे मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो, मैंने कहा था ना क्लिंकर में हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से बचना चाहते हैं। किससे बचना चाहते हैं हम लोग, यहाँ से बचना चाहते हैं फ्लैश सेट से। फ्लैश सेट से बचने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कि भाई यहाँ पे एक तरह का प्रॉब्लम होता है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम ऐड यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है, जिप्सम ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड। और एक चीज़ हमेशा याद रखना ना, आप अपने तरीके से किसी आप लिख लेना जिप्सम ऐड करते हैं इससे बचने के लिए, आप जैसे ही लिखो आपको नोट्स बनाना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, अपने तरीका करना जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। चलो ये चीज़ हम लोग हो गया। और क्लास जितना टाइम लेंगे ना उतना टाइम आप लोग देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक, यही हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग क्लास का आज हम लोग कर देंगे एंड। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और अपना जी जान झोंक दो। मैं पहले कह रहा हूँ, इतना बड़ा सीमेंट तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं मिलता है, जो पूरा स्टेट 28 पूरा स्टेट सब भरता है, यहाँ तक कि यूनियन टेरिटरी भरता है और आपका सब भरता है, इतना आपको एक स्टेट में दिया गया। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगा कि आप लोग को चांस मिलेगा। तो जो बच्चा सच में पढ़ रहा हो, सीरियसली पढ़ो, हर क्लास को देखो, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, रिविजन करो। मैं सभी चीज़ लाऊंगा, प्रीवियस का पेपर लाऊंगा, सेट लाऊंगा, बस आपको प्रिपरेशन करना है। और मैं आपको कुछ बुक भी अभी कंसिडर करूँगा क्लास के बाद कि कौन सा आप एक ही बुक फॉलो करना। अगर उसको पूरा अगर लगा लोगे ना, सोल्यूशन
तो आप हो जाएगा। अब उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा ये सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए, ताकि आप किसी भी तरह से आपको छूटना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन। बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मतलब जब पानी हम लोग ऐड करते हैं तो उससे मेरा कितना स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ता है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग, सीमेंट लिए, सीमेंट में हम लोग पानी मिला देते हैं। सीमेंट में हम लोग क्या मिला देते हैं, पानी मिला दिए। पानी मिला देते तो हम बनता क्या यहाँ पे, सीमेंट का यहाँ पे पेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, सीमेंट का बन गया मेरा पेस्ट, सीमेंट का बन गया मेरा पेस्ट, सीमेंट का पेस्ट बन गया। और पेस्ट के बाद यहाँ से ढेर सारा मेरा हीट भी निकलता है। तो चूंकि आपको पता है एक होता है मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, मान लो ए और बी जो है वो रिएक्शन कर रहा है ना, ए और बी रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट चाहिए, हीट इसको इनपुट देना पड़ रहा है। ये क्या मेरा इनपुट है, इनपुट है, हीट यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है मेरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ए और बी रिएक्शन कर रहा है, कोई भी दो कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है और उसके बाद मुझे सी मिला फाइनल, और उसके बाद मुझे हीट यहाँ पे रिलीज हुआ, क्या हुआ मेरा, हीट यहाँ रिलीज किया, हीट ये क्या किया, रिलीज किया, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे आउटपुट हुआ, हीट मेरा आउटपुट मुझे मिला, आउटपुट मिला। कोयला वगैरह जलता है, खाना बनाते हैं, ये सभी चीज़ में क्या होता है, हीट मेरा बाहर निकलता है ना। तो इसको कहा जाता है मेरा एक्सोथर्मिक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस रिएक्शन में मेरा हीट जो है वो बाहर निकल रहा है, यानी ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा मेरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना सीमेंट जो आपका प्रिपेयर होता है वो कैसा मेरा रिएक्शन कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे मेरा हीट निकलता है ना। यहाँ जो सीमेंट का पेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ रहता है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ मेनली रहता है भाई। कौन कौन सा सर चीज़ होता है, तो एक आपका होता है, क्या हम लोग अलग कर कोई नहीं ले सकते हैं, रेड में अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक होता है क्या मेरा CSH जेल, शॉर्ट याद रखना, शॉर्ट में हम लोग बोलते क्या है, CHS जेल, ही तो नहीं रहा, जिसको कहा जाता है मेरा टोबरमाइड जेल। क्या कहा जाता है मेरा, टोबरमाइड जेल। दूसरा मेरा क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है मेरा सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सेकंड मेरा क्या हो जाता है, मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे थर्ड का, तो ये मेरा होता है गार्नेट। इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट आप लोग के लेवल में नहीं है, आप लोग को जानना नहीं है, बस ये थ्री सिंपल सा जान लो कि एक होता है मेरा गार्नेट, एक क्या होता है मेरा गार्नेट। ये तीन चीज़ होता है सीमेंट के पेस्ट में। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकेट ऑक्साइड और वाटर, टोबरलेट जेल जिसको CSH बोलते हैं। C4 कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आया, S क्यों आया, S है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड के लिए आया, सिलिका ऑक्साइड के लिए, और H क्यों आया, वाटर, यानी H से स्टार्ट हो रहा है, पहला नाम लिया गया, सबका क्या लिया गया, फर्स्ट आपका नाम लिया गया। ध्यान अगर दोगे तो इसका C लिया गया है ना, इसका आपका S लिया गया है और इसका आपका H लिया गया है। तो CSH जेल जिसको कहा जाता है टोबरमाइड जेल, ठीक है। और इसके अलावा क्या मैंने कहा, एक हो जाता है मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 और दूसरा होता है गार्नेट। चलो ये इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ थोड़ा जान लो कि टोबरमाइड जेल के चलते सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलता है, इसके चलते क्या मिलता है मुझे, स्ट्रेंथ मिलता है, स्ट्रेंथ टू सीमेंट, सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलता है ड्यू टू टोबरमाइड जेल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है वो भी बता देता हूँ, ये जो आपका होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा अच्छा से ज़्यादा खराबी करता है, एक ही फ़ायदा करता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अधिकतर ये मेरा क्या कहलाता है, अनवांटेड चीज़। तो अगर आपको बोलेगा कि सीमेंट का हाइड्रेशन जब हम लोग करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें सीमेंट के पेस्ट में क्या ऐसा अनवांटेड चीज़ रहता है, या फिर बोलेगा डायरेक्ट सीमेंट के प्रोडक्शन में क्या मेरा अनवांटेड चीज़ रहेगा, आपको दे देगा सभी चीज़। तो याद रखना ये मेरा अनवांटेड होता है, अनवांटेड जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, अनवांटेड होता है। दिस इज अनवांटेड इन सीमेंट, इन सीमेंट होता है। सिर्फ एक फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरा CaOH2 बढ़ा तो pH का वैल्यू भी बढ़ता है, और अगर pH का वैल्यू बढ़ता है तो कोरोजन कम होता है, क्योंकि यू नो दैट कोरोजन कहाँ होता है ज़्यादा, जहाँ पे एसिडिक होता है नेचर। एसिडिक मतलब जहाँ पे pH वैल्यू ज़्यादा, pH वैल्यू कम रहता है, आपको पता है ना, इस तरह का रहता है। अम्ल क्षार वाला में अगर बात करेंगे तो इधर एसिड वाला होता है, इधर बेस वाला होता है। pH स्केल कितना जाता है, 0 से लेकर 14 तक जाता है या 7 जाता है, तो 0 से 7 तक आता है, ऐसे मेरा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मेरा नॉर्मल होता है, ना तो एसिडिक ना मेरा बेस। जैसे वाटर क्या हो जाता है, मेरा नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो जैसे इधर जाएंगे ना, एक है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक,
अम्ल बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और अगर 14 की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे 7, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, है ना, और 13 हो गया, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे 10 तो क्षारीय की ओर जा रहा, 11 तो और क्षारीय, 12 तो और क्षारीय। अगर इधर जाएंगे, जैसे जैसे घटते जाता तो अम्ल बढ़ते जाता, अम्ल का मात्रा मतलब एसिडिक होते जाता, वो एसिडिक होते जाता है, खट्टा वगैरह जितना होगा वो इधर बढ़ते जाता है। समझ रहे मेरी बात? HCl का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जहाँ पे मेरा एसिडिक रहता ना, वहीं पे जल्दी मेरा जंग लगता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एसिडिक को बढ़ाता है ड्यू टू COH2। इसके चलते क्या होता है, मेरा pH का वैल्यू जो मेरा इंक्रीज होता है। इसके चलते क्या हो जाता है, pH का वैल्यू इंक्रीज होता है। अगर pH का वैल्यू इंक्रीज होता है तो मेरा कोरोजन लेस कोरोजन होता है। यहाँ पे यही फ़ायदा है, बस यही मेरा फ़ायदा है। लेकिन इसके अलावा सभी का सभी मेरा इसका घाटा ही होता है। pH वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे लेस कोरोजन होता है, लेस मेरा कोरोजन होता है। बस एक ही फ़ायदा है, क्योंकि ये कैसा बना था, pH बढ़ा तो देखो pH बढ़ा 14 तक गया तो ये बेस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मेरा बेस। क्यों भाई? क्योंकि वी नो दैट, है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, वी नो, हम लोग जाता पता है हम लोग को, या फिर बिकॉज बेस। क्योंकि एसिडिक अगर नेचर होता है ना, एसिडिक मतलब pH का वैल्यू मेरा कम, तो वो जल्दी मेरा कोरोजन रहेगा, कोरोजन यहाँ पे हो जाएगा ना, कोरोजन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इसलिए जो है, एक सेकंड, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। हाईलाइट में इसको कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा तो बस खाली यही हो गया भाई, और मुझे कोई इसका फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर इसका डिसएडवांटेज ही होता है, इसीलिए इसको आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये बिकॉज है। ठीक है, ये बिकॉज है। फ़ायदा मुझे सिर्फ यही एक मुझे बेनिफिट मिलता है, यही एक बेनिफिट मिलता है। चलो इतना लिखने का जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। तो एक अनवांटेड चीज़ आपको पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलना, टॉबरमैन जिससे स्ट्रेंथ मेरा बढ़ता है, और ये सीमेंट पेस्ट में इन तीनों चीज़ को देखा जाता है। चलो, और लास्ट टॉपिक आज मैं बताता हूँ कि भाई जो मेरा अटैक होता है, 2 तरह का अटैक मुझे देखने को मिलता है। कितना तरह का अटैक देखने को मिलता है सीमेंट में? 2 तरह का। एक होता है सीमेंट और कॉन्क्रीट में अटैक। एक कहाँ देखने को मिलता है? सीमेंट और कॉन्क्रीट में अटैक देखने को मिलता है। एक जो आपको अटैक देखने को मिलता है, यहाँ पे ये जल्दी हाईलाइट सही नहीं रहा, येलो ले लेते हैं, ये बेटर होता है हाईलाइट के लिए। एक आपको देखने को मिलेगा सीमेंट और कंक्रीट में अटैक। एक आपका रेइनफोर्समेंट में, रेइनफोर्समेंट समझ रहे हो ना, बार आपका सरिया, छड़ जो हम लोग बोलते हैं ना, छड़ जो होता है, रड होता है, रड लोहा का रड, उसको रेइनफोर्समेंट कहा जाता है सिविल में। ठीक है, तो एक आपका रड में देखने को मिलता है अटैक, मतलब उसको ऑब्वियसली बात है उसका स्ट्रेंथ को लो करता है। एक मेरा सीमेंट और कंक्रीट में देखने को मिलता है अटैक। दोनों अटैक क्या होता है? एक होता है मेरा सल्फेट का अटैक होता है, एक होता है मेरा क्लोराइड का अटैक। सल्फेट का अटैक क्या होता है कि मान लो आप सीमेंट बना रहे हो, तो सीमेंट में पानी मिलाओगे ना, तभी जाके पेस्ट बनता है। तो आप सीमेंट में पानी सिंपल बनाओ, और उसके बाद मेरा क्या होता है कि अगर मेरा पानी में प्रेजेंस होता है क्या, मेरा सल्फेट, या फिर सोयल में भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों ध्यान रखना। देखो यहाँ पे सोयल में लिख दिया हूँ, यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सोयल लिख दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि अगर मेरा यहाँ पे सल्फेट मेरा पानी में है, क्या है मेरा सल्फेट मेरा पानी में है, या सोयल का जो सोयल में भी पानी रहता है, तो उससे भी अगर सल्फेट मेरा वाटर में मिक्स हो गया और वो वाटर के थ्रू मेरा सीमेंट में आ गया, तो जैसे सल्फेट मेरा बढ़ता है ना, वो फैलने लगता है। तो फैलते फैलते फट ही जाना है। आप हवा भरो बैलून में तो धीरे धीरे फट जाएगा। तो क्या हो जाता है, सीमेंट मेरा एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड मतलब फट जाता है। सीमेंट क्या जाता है मेरा एक्सपेंड कर जाता है, और जिसके चलते मेरा जो है खराब हो जाता है। आप देखो ना, कभी कभी आप देखोगे अगर सल्फेट का मात्रा ज़्यादा पानी में रहता है, तो आप कोई घर बनाता तो जल्दी चढ़क जाता है, मतलब उससे फटने लगता है, चटक जाता है। दीवार से देखिएगा सीमेंट उखड़ कर निकलने लगता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज उसमें सल्फेट का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो अटैक कहलाता है सीमेंट में, वो कहला जाता है मेरा क्या, सल्फेट अटैक। तो इससे चलते मेरा क्या हो जाता है, सीमेंट मेरा करने लगता है एक्सपेंशन होने लगता है, फूलने लगता है। समझो सिंपल कि ये फूलने लगता है। और उसके बाद जो वो चटक के नीचे गिरता है, उसको कहा जाता है क्या, डिसइंटीग्रेशन, यानी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो टूट रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो टूट के गिर रहा है। सरिया जो बोलते हैं ना, सरिया जो सलिया लगता है, ये सभी इसी का एग्जाम्पल आपका होता है। ठीक है, जो वो धीरे धीरे सीलन लग जाता है। कभी कभी सीलन तो अलग चीज़ होता है, वो पानी के चलते होता है, वो जाने दीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सीमेंट को देखिएगा गिरने लगता है, उखड़ के गिरने लगता है, टूट के गिरने लगता है, जल्दी, उतना टाइम भी नहीं हो फिर भी। तो वो क्यों होता है, देखिए सल्फेट का मात्रा ज़्यादा पानी में मिल जाता है। जैसे क्लोराइड अटैक का बात किए, ये क्या होता है, वाटर सिंपल है,
तो वाटर में अब मेरा मिल जाता क्लोराइड, जिस तरह वाटर में उसमें सल्फेट मिल गया था, इसमें अगर क्लोराइड, लेकिन वो मेरा कहाँ पे हुआ था, अगर आप ध्यान दोगे तो वो मेरा सीमेंट में हुआ था। याद रखना, ये मेरा सीमेंट में हुआ था और यहाँ पे मेरा रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने पहले कहा है कि भाई ये मेरा सीमेंट में हो रहा है या कंक्रीट, दोनों में देखने को मिलता है। और ये मेरा देखने को कहाँ मिलता है, ये मेरा देखने को मिलता है रीइंफोर्समेंट में। तो रीइंफोर्समेंट में क्या हो जाता है कि अगर मेरा, मान लो आप, ऑब्वियसली बात है, छड़ तो मिलाते हैं ना हम लोग, जब आप ढलाई वगैरह करते हो तो सीमेंट में सीमेंट डालते हैं, सारा कुछ एग्रीगेट लेते हैं, जिसमें मेरा सैंड रहता है, आपका स्टोन का छोटा छोटा पार्ट रहता है, ठीक है, ये सभी डालें और उसको मिलाने के बाद मसाला मेरा रेडी हो जाता है, एग्रीगेट रेडी हो जाता है। और हम लोग अगर मान लो छत बना रहे हैं तो वहाँ रड वगैरह डालते हैं, और रड डालने के बाद उसमें यह बीम खड़ा करते हैं, रड डालते हैं, तो उसमें भी तो आ ही रहा ना, वाटर का संपर्क में आ रहा है मेरा रड। तो अगर वाटर में क्लोराइड है और रेनफोर्समेंट यानी रड से या छड़ से, लोहा का छड़ से रिएक्शन कर गया, तो जिसके चलते क्या हो जाता है, मेरा जंग लगता है। लोहा है भाई, लोहा में पानी आएगा तो जंग लगेगा, लेकिन यहाँ क्लोराइड का मात्रा रहने से उसको और इंक्रीज कर जाता है, तो कोरोजन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लगता है, जो कि उसका जो लाइफ है उसको घटा देता है, जो आप चाहते बिल्कुल नहीं हो। तो इसको हम लोग, इस अटैक को कहते हैं क्या, क्लोराइड अटैक। समझ गए? क्लोराइड रेनफोर्समेंट छड़ में लगता है, लोहा में लगता है, और सल्फेट मेरा किस में लगता है, सीमेंट या फिर कंक्रीट, दोनों में लग सकता है, इजंट इट। तो ये सभी क्या हो जाता है, दीज आर माई अटैक इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कोई बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं तो ये मेरा दो तरह का अटैक होता है। ठीक है, इस चीज़ को बस यहाँ पे लिखा दिया गया है आप लोग के लिए कि क्या क्या हुआ पीछे, उस चीज़ को मैं लिख दिया हूँ। भाई सबसे पहले सीमेंट जो होता है रिएक्ट करता है पानी के साथ और प्रोड्यूस करता है टोबरमाइट गिजेल, जो कि स्ट्रेंथ डाल लाता है मेरा सीमेंट में, और उसके बाद वो निकलता है मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ मेरा हीट भी साथ में निकलता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ, सल्फेट के साथ। सल्फेट कहाँ से आया, या तो पानी में रहेगा या फिर सॉइल में रहेगा, जिसके चलते वो मेरा सल्फेट अटैक होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है टू फॉर्म आपका कैल्शियम, आपका सल्फेट, और ये सल्फेट जो होता है जो पानी में रहता है वो मेरा COH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और फर्दर ये रिएक्टेड करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, याद है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्शन करता है, जिसके साथ क्या हो जाता है, वो मेरा डिटोरिएट करने लगता है, जिसको कहते हैं हम लोग सल्फर अटैक। डिटोरिएट मतलब मेरा एक्सपेंड करने लगता है, धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ घटने लगता है, उसका पकड़ मेरा घटने लगता है सीमेंट का दीवार से, और मेरा अटक उसे निकलने लगता है, जिसको कहा जाता है मेरा सल्फेट अटैक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सल्फेट अटैक, इसको कहा जाता है मेरा सल्फेट अटैक, जो कि कहाँ देखने में, सीमेंट और कंक्रीट में, इजंट इट। और रॉड में जो होता है वो सिंपल सा था कि भाई वो आपका होता है, क्यों, ड्यू टू वाटर में अगर आ गया किसका, क्लोराइड को, आपका क्लोराइड अगर आ गया, इजंट इट। चलो ये रहा आज का क्लास। अगर आपको पसंद लगा तो प्लीज़ लाइक, हाँ मैं अभी अब मैं बात करने वाला था आप लोग से बुक्स के बारे में, आप किसको बुक्स को फॉलो कर सकते हो, समझो। देखो सबसे पहले यहाँ का सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सारा चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है, फर्स्ट से लेसन है तो आप लोग। और दूसरी बात, ये सेशन को स्टार्ट करने के पीछे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सारे कंटेंट को रेडी कर रहा हूँ, हर वो चीज़ प्रीवियस का पेपर देख रहा हूँ, सारे सिविल इंजीनियरिंग वाले टीचर वगैरह से मैं मिल के सारा कंटेंट को लिया हूँ, हर वो चीज़ को मेंटेन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग को। तो सबसे पहले आपको तो सब्सक्राइब करना और सारे वो ग्रुप को सेंड करना। ये नहीं कि भाई हम अच्छा तैयारी करेंगे किसी का हो नहीं पाएगा तो मैं वैसे भी बंद कर दूंगा सेशन। ये मैं अगर 8-10 ही अगर आप लोग सही स्टूडेंट ला पाएँ, ज़्यादा भीड़, मेरा काम था आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करना। कोई पढ़ा नहीं रहा आज के टाइम पे यूट्यूब में, जो भी पढ़ा रहा वो भी अपना पेड कोर्स को सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको टेक और जनरल इंजीनियरिंग दोनों फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो एटलीस्ट आप लोग कैंडिडेट लाओ। अगर आपका 1000 से 2000 कैंडिडेट आएगा तभी जाकर मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज देखूंगा 7-8 लेक्चर लाऊंगा, अगर सही कैंडिडेट नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, इसको पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो यह आप लोग का काम रहा कि आप लोग ग्रुप में शेयर करो और लाओ कि आप लोग आइए, ठीक है। मिनिमम 1000 होना चाहिए, मिनिमम 1000 स्टूडेंट अगर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू रखूंगा। मिनिमम 1500 कम से कम इतना तो होना चाहिए, नहीं तो मन नहीं करेगा, इतना मेहनत करके फ़ायदा नहीं है, वाली बात। दूसरी बात, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, PDF वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और फेसबुक में ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, क्विज भी मिलने वाला है। और यूट्यूब में मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, उसका भी आपको आंसर देना है अच्छा प्रिपरेशन के लिए। हर वो चीज़ कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बुक का, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट जब भी वीडियो आए तो आपको पता चले। मैं बुक्स का बात कर रहा था, बुक्स आपको एक ही लगाना फिलहाल, अगर ज़रूरत रहा तो मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाऊंगा। मैं 2 चीज़ के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ आपको लगाना, दैट इज योर RS खुरमी का सॉल्यूशन। RS खुरमी, अब यहाँ पे लड़का कुछ बोल सकता है सर RS खुरमी का सॉल्यूशन में बहुत गलतियाँ हैं, बहुत नहीं कुछ गलतियाँ हैं।
तो आप ट्राई करना कि जो कोई टीचर से अगर मिलेगा कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे मैं देखो बोल रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं खुद कराया हूँ और सोल्यूशन मैं कराया, ऐसा बात नहीं है। मेरा SSC JEE का सीरीज चलता है, RRB का चलता है, मैं गेट का पेड कोर्स बनाता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म में बनाता हूँ, सभी चीज़ पढ़ा हुआ है। मैं वही चीज़ RK जैन का मेरा पढ़ा हुआ है, RS खुरमी पढ़ा हुआ है, लेकिन वही चीज़ बनाऊँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RK जैन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें थोड़ा टफ है, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो RS खुरमी है। तो आप RS खुरमी का सोल्यूशन पूरा का पूरा लगा लो। मेरा सॉल्यूशन पूरा पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उसको आप खरीद सकते हो, बहुत ही मिनिमम आप लोग के लिए और कम कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप ले लेना, अगर नहीं जरूरत है तो आप PDF बुक खरीद लेना, वहाँ से लगाना, ठीक है। वहाँ से लगाना, जैसे पढ़ाते जाएंगे अब लग जाएगा। लेकिन कोई अगर लेना भी चाहता है तो आप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपका मन है। लेकिन मैं बोलूँगा कि जरूर इसको लगाइएगा, भले नहीं लीजिए पेड कोर्स मेरा, लेकिन आप बुक लेके बनाइए, लेकिन उसको बनाइए। टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ले सकते हो कि फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको लगभग, क्योंकि इसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर से कैसा क्वेश्चन उठाया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ देखो सबका, मैं तो सिर्फ मैकेनिकल को ही प्रोवाइड कर पाऊंगा क्योंकि मैकेनिकल का मेरा रेडी है, सिविल का मेरा रेडी नहीं है। तो सिविल का मिलता है RS खुरमी, उसको आप लगा लेना, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाले को भी मिलता है, आप उसको भी ले लेना RS खुरमी, उसको पूरा का पूरा सोल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सिर्फ सोल्यूशन है आपका मैकेनिकल का। अगर आप लोग का डिमांड सही रहा तो मैं टीचर बुला के सिविल का इलेक्ट्रिकल का करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ तो पैसा लगेगा, किसी को देना पड़ेगा। अदरवाइज मैकेनिकल का मेरा है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चा भी आप किसी ना कहीं तरह से ये चीज़ कर लेना। एंड इसके अलावा आपका होता है क्या, SSC JEE का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, वो लगभग 10 से लेकर 20 साल तक का लगाना। वैसे मैं सारा का सारा सोल्यूशन आप लोग को कराऊंगा, डोंट वरी। ये भी आपको फ्री में ही चाहे मैं करा दूंगा। देखो टेक वाला पोर्शन में फ्री कराऊंगा, जनरल इंजीनियरिंग फ्री कराऊंगा, SSC JEE का भी मैं फ्री कराऊंगा, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। क्या करना आपको काम, ज़्यादा ज़्यादा बच्चा को यहाँ पे लाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आप लोग के लिए मेहनत करें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगा तो क्या करना, आपको लाइक करना, ऑब्वियसली बात है आपको अगर अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब देखो बहुत सारे बच्चा बोलता है कि सर आपके सपोर्ट के लिए करें, मेरा सपोर्ट के लिए नहीं कर रहा, मैं बहुत जगह पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए टाइम निकाले मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़का का आपका रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ इसको कराइए, तो मैं करा रहा हूँ। तो ये नहीं सर कि आपको सपोर्ट कर लिए, नहीं, आप अपना सपोर्ट कीजिए। आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना बच्चा आएगा तब जाकर हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मान लो 2 बच्चा 4 बच्चा आएगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, इतना मेहनत क्यों करूँगा। तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट आएगा तो 100% मैं फ्री में सब कुछ तो दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं इसका पेड कोर्स बना चुका हूँ, वो 10,000 प्लस में सेल कर रहा हूँ। अदर प्लेटफॉर्म में वो अलग बात है, वो पेड कोर्स है, उसको आपको जाना भी नहीं है। हर वो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना भी पड़ा था, कन्विंस भी करना पड़ा है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बच्चा के लिए हेल्पफुल होगा। बट आपको क्या करना है, आपको फ्री में अगर पढ़ना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसी को आगे, बिल्डिंग मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी तरह पढ़ते हम लोग जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और देखने के लिए थैंक यू सो मच।